अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। आज मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों मैं थोड़ी मोटी दिख रही हूं। मुझे बताओ यार, आज ये जो वेलवेट का सूट पहना है ना, इसमें मैं कुछ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। हालांकि बड़े शौक से मैंने निकाला यार, अभी तो सर्दी है, अभी ठंड है यार, वेलवेट का सूट पहन लेती हूँ। लेकिन यार मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी हेल्दी लग रही हूँ, तो मुझे बताओ मैं स्मार्ट कैसे दिखूंगी। अच्छा, तो मजे मजे की बातें करते हैं और एक मजे की जो है न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मज़े की भी कह सकते हैं, अफसोसनाक भी कह सकते हैं यार। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान को झंझोड़ देती हैं यार। कल का एक वाक़या है, वारदात ही समझ लें कि बनीगाला में एक चोर ने शहरी की जो है गाड़ी के टायर जो है चुरा लिए और चोर जो है जाते जाते एक जो है ख़त या एक नोट समझें छोड़ के गया है, जिसमें उसने माजरत की है कि मुझे माफ़ कर दें, आई एम सॉरी सर, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ सर, मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा, सॉरी सर, प्लीज़ सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ सर कोई बद्दुआ ना दीजिएगा और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और ये वर्ड जो था ये यार मुझे बहुत बहुत दुखी कर गया जब उसने कहा कि एक्सट्रीमली सॉरी कर रहा हूँ। तो मैं एक आम बंदे की भी आंखों में आंसू आ जाता है। हालांकि ये कोई अच्छा काम उसने नहीं किया यार, उसने चोरी की है, एक जुर्म किया है। लेकिन जब इंसान के बच्चे जो है भूख से बिलबिला रहे हों, जब आपको मजदूरी नहीं मिल रही हो, जब घर में लोग बीमार हों, जब घर में तंगदस्ती हो और कोई हल कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा हो और आप इस हद तक मजबूर हो जाएं लोग कि चोरियां करने लगें, या मैं ये कहूँगी कि कभी कभी भीख मांगने लगें, और या अगर हम दरमियाना तबके की बात करते हैं, सफ़ेद पोश की बात करते हैं, तो वो कर्ज उठाने पर मजबूर हो जाता है। कहीं लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। अगरचा मैं इस बात पे नहीं शामिल कर रही कि उसने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन उसने अगर वो सच्चा है और वाकई उसने ये सही बात है, क्योंकि बहुत कम होते हैं यार, लोगों को परवाह नहीं होती चोरी की हसानों की, हमारा तो घर पूरा होता है, हम तो खुश होते हैं। लेकिन उसको एहसास हुआ, उसने सॉरी किया, मुझे माफ़ कर दे, मैं क्या करूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहीं जाके मजबूर हो गया हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं उन बच्चों को का क्या करूं। आपके सामने है कितने केसेस होते हैं, कितने न्यूज़ देखने को मिलती हैं। माँ ने ट्रेन के नीचे आकर खुद को मार दिया, बच्चों को जो है नीचे जो है मार दिया कि मैं उनको रोटी नहीं खिला सकती, मैं अकेली कैसे पाल सकती हूँ। कभी देखते हैं कि लोग जो है पानी में छलांग लगा देते हैं, नहर में बह जाते हैं और कह रहे होते हैं बाकायदा कि क्या करते हैं। और ये फिर हमसाए लोग, फिर इनके बाद लोग एहसास होता है उनको, यार हम इनकी हेल्प कर देते, तो क्या आज ये ऐसा नहीं होता अगर हम मिल के उनको खाना दे देते। और कल एक बंदा जब मेरे पास आया और उसने कहा बाजी मैंने रात का खाना खाया है, जानने वाला था घर, मैं जानती थी उसको, और दोपहर सुबह का टाइम जो है गुजर गया, और जब दोपहर को मुझे मिला वो 2 बजे के बाद, तो मुझे कहता है बाजी मैंने कुछ भी नहीं खाया और मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। आप यकीन माने मुझे इतना अफसोस हो रहा था। ठीक है, मैंने जिस तरह उसको हुआ उसकी हेल्प आउट की, तो मैंने सोचा कि मुझे ज़रूरत है उन लोगों से बात करूं जो मुखैर हजरात हैं यार, ऐसे लोगों की आप लोग हेल्प करेंगे। वो लोग हैं जो मांग नहीं सकते यार, रोडों पे आके भीख न, तो उन्हें तो हम प्रोफेशनल बेगर कहते हैं ना अक्सर औकात, ये यार प्रोफेशनल बेगर इसका तो काम है। और वाकई अक्सर ऐसा होता है, जो नीडी होते हैं ना, जो जरूरतमंद होते हैं यार, वो नहीं मांग पाते बाज टाइम और बहुत मजबूर हो जाते हैं। तो अगरचा बेरोजगारी जो है, अगर हम बात करते हो, एक आलमी मसला है और संगीन मसला है। ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों को ये चीज फेस नहीं करनी पड़ रही है। आप देखें तो वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता हैं, वहां भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। और कोविड के बाद तो आप ये देखिए वहां भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। वो हुकूमत, वो गवर्नमेंट जो वहां हम समझते हैं कि मजबूत हैं, तरक्की याफ्ता हैं, और हम तो तरक्की पजीर हैं ममालिक, हम कैसे इनको वो कर सकते हैं। तो यार वहां भी ये हालत है। लेकिन हम अपने मुल्क की बात करेंगे, हम क्या कर सकते हैं ताकि कोई भी बंदा, कोई भी बाप इस कदर मजबूर ना हो कि वो गलत काम उठाए, गलत कदम उठाए, मैं कहती हूँ चोरी जैसा गुनाह करे या जुर्म करे। इस पे आज सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट जो है, क्योंकि वो सोशल वर्कर भी हैं, उनसे बात करूंगी। हर एक की एक सोच है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि क्या किया जा सकता है, हम मिलकर क्या कर सकते हैं।
اور کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں یار. اس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ملواؤں گی آپ سے بہت ہی نفیس خاتون ہیں, اور یقیناً جب رائٹر کی بات کرتی ہوں میں, مصنفہ کی بات کرتی ہوں, شاعرہ کی بات کرتی ہوں, یہاں نفاست خود بخود آ جاتی ہے لہجے میں, بات کرنے کے انداز میں. ادب کی جب بات ہوتی ہے تو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, ان لوگوں کا اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ان کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. الفاظ تو ہمارے پاس بھی ہیں لیکن ہم لوگ شاعر نہیں ہے, میں یہ کہتی ہوں. ناہیدہ ورک ہے ہمارے ساتھ, ان کو خوش آمدید کہوں گی. تھینک یو, آپ تشریف لیں. کیسی ہیں ناہیدہ؟ بہت شکریہ. ناہید ورک, ناہیدہ. سوری, معذرت کے ساتھ. اور یہ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ جو ہے حیدر سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ناہید ہوگا, ناہیدہ نہیں ہوگا. تھینک یو, آپ نے جو ہے تصدیق کر دی ہماری, اور بہت ہی نفیس خاتون, بہت ہی پیاری خاتون. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی, اور جو آپ کیونکہ باہر رہتی ہیں, امریکہ رہتی ہیں, اور یہاں اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان آپ آتی ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کیسے لگتا ہے یہاں کے لوگوں سے مل کر, یہاں کے لوگوں کی حالت دیکھ کر, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اپنے پروگرام میں. اور باقی یہاں کے لوگ اپنا وطن ہے, اپنے لوگ ہیں. بچپن یہیں پہ گزارا ہے, یہیں پہ گزرا ہے, انہیں آپ سب کے درمیان. تو اپنا ماحول ہے, اپنے ماحول سے کٹ کے انسان جہاں بھی جائے نہیں رہا جاتا ہے, اور وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی کشش ہوتی ہے جو آپ کو واپس کھینچ کے لاتی ہے. تو ہماری پہچان تو پاکستان ہے, چاہے ہم دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں. ہم امیگرینٹ ہیں, ہم نے پاسپورٹ تو وہاں کا لے لیا ہے, لیکن ہماری جو نیشنلٹی ہے, پہچان تو وہ پاکستان کی ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. اس سے بات بھی کرتے ہیں, اور جیسے کہ بات کر رہی تھی سوشل ورکر ہیں, بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں. ملتان کی وہ ہستی شاید جو ہے سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں, اور سوشل میڈیا کے تھرو ہی ایکٹیو نظر آتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, بہت ہی پیارے دوست رانا ممتاز رسول ہمارے ساتھ ہیں. ان کو بھی ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ جی فائن, الحمدللہ. آج کل تو بڑے فٹ فاٹ ہو گئے ہیں, بتائیں نا کیا کر رہے ہیں جو آج کل فٹ ہو گئے آپ؟ بیسیکلی آج کل سائیکلنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ملتان کے اندر سائیکلنگ کلب بنا رہے ہیں, ملتان سائیکلنگ کلب. اسی کے حوالے سے ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں. اچھا, آج کل نا بڑے سوشل میڈیا پہ بڑی تصویریں لگ رہی ہیں, اور بڑے ہی مخلص انسان اور بڑے پیارے انسان ہیں یہ. یقیناً لوگوں کی جو ہے دکھ میں شریک ہوتے ہیں, شامل ہوتے ہیں, اور ان کا جو جیسے میں فیل کرتی ہوں, جیسے میں نے آیا, ہم تو الفاظ سے یار بات کرتے ہیں اپنے, تو بہت ساری چیزیں فیل کرتے ہیں, اور یہ فیل کرتے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, اور ہیلپ کرنے کے لیے ذرائع بھی پیدا کرتے ہیں. یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور آج کیونکہ سائیکلنگ کی بات ہونے والی ہے, فٹنس کی بات ہونے والی ہے, صحت کی بات ہونے والی ہے, تو ہمارے ساتھ ایسی پرسنالٹی ہیں جو کہ سائیکلسٹ ہے, انجینئر بھی ہیں, رفائی کام بھی کرے, رفائی اسکول بھی انہوں نے کھولا ہوا ہے. ADJ ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین, زبردست, فرسٹ کلاس. مزے میں ہیں. اور میں یہ بتا دوں بہت سارے میڈل جیتے ہیں, بہت ساری ٹرافیاں جیتی ہیں, اور بہت سارے اعزاز بھی حاصل کیے ہیں. آپ اپنی زبانی بتائیں گے کب سے شروع کیا یہ شوق تھا, بچپن والا وہ شوق ادھورا رہ گیا جس کو اب پورا کیا, کیسے ہوا یار یہ شوق؟ میں کچھ نہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کوئی ایسا کام کروں, اس جستجو میں بھی لگا ہوا بھی ہوں کہ جو کسی نے نہ کیا اپنے ملک کے لیے, کیونکہ ہم مر کے بھی اپنے ملک کا نہ قرض نہیں اتار سکتے. جو ہمیں عزت ملتی ہے, جہاں رہتے ہیں, سانس لیتے ہیں, ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے کچھ کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کو نہ سمجھے یہاں لوگ ان پڑھ ہیں, جہل ہے, اس طرح کا کوئی کنسیپٹ. الحمدللہ میں نے تقریباً مجھے 12 سال سے زائد ہو چکا ہے میں یہ سائیکلنگ شروع کی. 60 سے لیتے ہیں. جی یہ بتائیں, انجینئر بنے ٹھیک ہے, لیکن سائیکلسٹ پھر کیسے بنے؟ یہ دو الگ الگ کام ہو گئے نا. اصل میں ایک تو مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا, حقیقت ہے وسائل نہیں تھے, اور فیس پے کرنی, پھر ادھر سے روزانہ آنا جانے کا مسئلہ ہوتا تھا جہاں میرا گھر ہے سٹی. میں نے سائیکلنگ پڑھنے کی خاطر چلانا شروع کیا ہے, اور پھر میں نے اسی کے اوپر میں سوچتا تھا کہ میں رننگ کروں, میراتھن میں حصہ لوں, کوئی ریکارڈ بناؤں, کوئی سپورٹس میں کرکٹ کے سوچتا تھا. سائیکل کے اوپر ایک دن میں سوچ رہا تھا, ایک گیم دیکھی میں نے کہا کیوں نہ سائیکل کو پڑھائی کے ساتھ میں نے لیا ہوا ہے, اسی کو میں پکڑ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ذہن میں کچھ اور تھا یار, کوئی اور سپورٹ میں جاؤں, کسی گیم میں جاؤں, کرکٹر بن جاؤں. پھر آیا کہ یار میں سائیکلسٹ بھی تو بن سکتا ہوں, سائیکل مجھے اتنی مزے کی چلانے آتی ہے, میں چلا رہا ہوں, سالوں سے چلا رہا ہوں. ایسے ہی ہے. پھر میں نے اپنا اسٹیمنا چیک کرنے کے لیے 1 دن کا کیا, 2 دن کا کیا, 4 دنوں کا کیا.
मैंने अपने आप को ना इतना सख्त माहौल, कोई आता ना मौसम, उसमें साइकिल चलाता, आंधी तूफान बारिश, ताकि मेरी रेसल हो जाए, मैं आगे मुश्किलात के लिए ना तैयार रहूँ। बारिश में चलाई, बारिश में भी, कीचड़ में चलाई, बिल्कुल चलाई है। तो कैसे यार किया सब कुछ? अपने आप को एक ना मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर रहा था। ठीक है, जो मेरा मेन मकसद था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक सबसे बड़ी जो अपनी अचीवमेंट की थी ना, जो पहले शुरू में, वो मैं कराची 4 दिनों में साइकिल पे गया था। कोई यकीन नहीं करेगा, सिर्फ 4 दिन लगे थे मुल्तान से कराची 4 दिनों में। अच्छा। और आम साइकिल है सोराब, कोई स्पेशल साइकिल भी नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर तो मैं वहाँ खैर वफिया से पहुंचा, बेहतरीन। मुझे अपने अंदर ना एक एतमाद पैदा हुआ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सैर सियाहत वाली बात भी तो हो गई ना, सैर सपाटा भी हो गया और साइकिलिंग का शौक भी बिल्कुल, और फिर खौफ भी खत्म होता गया कि वो सिंध वाले जैसे हम एक लोकल रहते हैं जी, बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई ये होगा, मसाइल होते हैं, डरते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं गया हूँ, मेरे अंदर ना एक वो एतमाद, अमन, लोगों की बातें, ख्याल आते गए। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि लोग किस तरह बिहेव करते हैं। ये हमारा खौफ होता है, माँ बाप डराते हैं बचपन में बाहर ना निकलें, कोई पकड़ लेगा, कोई ये कर लेगा, वो कर लेगा। अल्लाह का शुक्र है मैंने जितनी रेस्पेक्ट, जितनी इज्जत मैंने KPK में अभी तक देखी है ना, वो टॉप पे है। और वहाँ पर मुझे रहने के लिए होटल की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेहमान नवाजी वहाँ के लोकल लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो लोकल है। एक जगह मैं, अब रात का वक्त था, कोई वो मैं पहुंच कुमराट जा रहा था, अब मगरिब हो गई, आगे ना मेरे नया रास्ता था, मुश्किल थी कि रात को पहाड़ी इलाकों में सफर खतरनाक होता है। बिल्कुल। मैं दुकान पे रुका हूँ ऐसे, मैंने ना भाई से पूछा, मैंने कहा यार यहाँ कोई मैं कैंप लगा सकता हूँ? उसने कहा यार आप कहाँ से आए हो? जब पूछा नहीं यार आप कैंप की क्या जरूरत है, साइकिल इधर खड़ी करो। उसने दुकान बंद की, मुझे अपने घर ले गया। अच्छा, इतनी अच्छी सर्विस उसने की, ऐसा लग रहा था जैसे उसको पहले पता था मैं कोई आ रहा हूँ, उसके लिए बंदा तैयार होकर बैठा होता है, और ये सब फौरी हुआ था। अच्छा, हम यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई मुल्तान के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़ा केयर करते हैं यहाँ से। तो जब आप सिंध गए तो वहाँ भी लगा आपको कि वाकई वहाँ के लोग भी बहुत केयर करते हैं, वो भी बहुत मेहमान नवाज हैं और जानते हैं कि अगर कोई भाई मुश्किल में। अच्छा, यही बात राना साहब कहूंगी, अभी मैं बात कर रही थी एक वाकई की, एक वारदात की। यकीनन ये अच्छी बात नहीं है हाईलाइट करना कि उसने चोरी की, लेकिन उसने रीजन उसकी जो है वो देखना बहुत जरूरी है कि एक बंदा क्यों इस हद तक मजबूर हो गया कि उसको लगा कि जो जिसकी मैं कर रहा हूँ नुकसान, उसका नुकसान हुआ है, लेकिन मुझे बद्दुआ मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो बेरोजगारी एक ऐसी बुराई है, मैं कहूंगी कि एक अच्छा शहरी और अच्छा इंसान भी बुराई की तरफ राग़िब हो जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, पहले आपने जो दोनों वाक़या सुनाए हैं, वाक़या दोनों जो है ना दिल दहलाने देने वाले हैं। अब आपका बिल्कुल आपने बताया कि जो कल आप जिनके साथ थी, रक्षा वाले के साथ, उसने जब बताया कि रात का खाना खाया हुआ और दिन का नहीं खाया। बेसिकली ना हम लोग इस्लाम से, इस्लाम के कॉन्सेप्ट, इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। जिस तरह कहा गया ना कि अगर आप अपनी ज़कात देते हैं और ये करते हैं तो सबसे पहले आप अपने करीबी रिश्तेदार, महल्लेदार, अजीज़ो कारिब, इन लोगों के अंदर करें। और अगर हर शख्स अपनी हस्ब तौफीक अगर वो ज़कात देता है और दूसरों की मदद करता है तो ये काफ़ी हद तक ये चीज़ कम हो जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि रियासत की जिम्मेदारी क्या है, कि रियासत किस तरीके से काम कर रही है, गुर्बत को कम करने के लिए किस तरीके से किया। हालांकि वो कह ले अगर आप के बनी गाला का इलाका जहाँ पे आप बता रही हैं भी ये हुआ है, आखिर वो आया है और आके उसने वो चोरी की है, वहाँ पे व्हील निकाल लिया, फिर उसके बाद वो लेटर भी उसने वहाँ पे लिखा गया। इसका मतलब उसको भी इस चीज़ के ऊपर शर्मशारी महसूस हो रही थी, वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी वो माजरत भी चीज़ों में करके गया। तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, देखने की भी ज़रूरत है। एक आज के दौर में जो सबसे मुश्किल मरहला जो हमें लगता है एज ए सोशल वर्कर और एज ए एनालाइजर, कि हम लोग जो मुस्तहिक अफराद हैं उस तक नहीं पहुंच पा रहे। भीड़ चाड़ इस तरह की लगी हुई है, आप किसी भी चीज़, किसी भी काम को शुरू करते हैं तो वो लोग एक तो जो ज़रूरतमंद हैं, लेकिन वो लोग जिनको ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इस चीज़ को लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं और धक्कम पेल करते हैं कि पहले उनको मिल जाए, बाद में ज़रूरतमंद को मिले। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, कहीं तो वही बात हो रही थी कि झूठ, धोखा और फ्रेब से जो है, जिस तरह की जो है गुनाह जो है हम लोग करते हैं या आम हो गए हैं, ये एक आम सी बात लगती है यार, दिया है किया है तो कोई फर्क नहीं है, हमने अपना तो घर जो है वो पूरा किया है। ये बात है। बात ये है कि ये बेरोजगारी इंसान को कहाँ तक ले जाती है और किस हद तक इंसान मजबूर हो जाता है। और बात यही कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, और जब जो कंडीशन आई है कोविड की, तो इसमें तो बाहर के मुल्कों में भी तो यही कुछ हो रहा है। बेरोजगारी आम हो गई, लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, जॉबलेस हो गए, तनख्वाहें हाफ करती गई। तो कितना मुश्किल है इसमें सरवाइव करना।
डेफिनेटली वो अल्टरनेट सोर्सेज तो होने चाहिए ना। अगर कोई बेरोजगार होता है तो डेफिनेटली उसने अपने घर का खर्चा भी चलाना है, उसने अपने पेट भी पालना है, बच्चों को भी करना है, एजुकेशन भी है, चीजें हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, सारी चीजें हैं। तो डेफिनेटली अगर एक दफा आप किसी को 12,000 रुपया दे देते हैं, ये चीजें करती हैं, तो ये तो प्रोसेस अब चल रहा है ऑलमोस्ट में 6 माह होने के करीब है। इन 6 माह के अंदर जितनी बेरोजगारी हुई है, लोगों को फारिग किया गया है, स्कूल बंद हुए हैं, तो जितना स्टाफ है, माली, पीएन, चौकीदार, कैंटीन वाला, बाय टोकन वाला, ये चीजें कम हुई हैं। फिर उसके अलावा जो ओवर टाइम होते थे, जो चीजें एक्सपेंड होती थी, वो चीजें रुक गई। तो डेफिनेटली इन चीजों से फर्क पड़ा है। ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ा है कि डेफिनेटली जब स्टूडेंट नहीं निकले, टीचर नहीं निकले, इतनी गहमा गहमी नहीं रही, लोग बेरोजगार हो गए, तो उन चीजों पे वो डेफिनेटली फर्क तो सब चीजों पे पड़ा है। लेकिन इसके अल्टरनेट सोर्स पैदा करने चाहिए गवर्नमेंट को कि किस तरीके से किया जाए, क्या किया जाए, क्या ऐसी बेहतरी लाई जाए कि जिसके अंदर ये बेरोजगारी से जो जो नुकसानात हो रहे हैं, जो जो चीजें हो रही हैं, उन चीजों से बचा जाए। ठीक है, इस पे बात करते हैं। नाहिद बिल्कुल हमारे साथ, इनसे बात करती हैं। 2 शेरी मजमूए भी लिख चुकी हैं नाहिद। अब अपने शौक के हवाले से हम बताइए, ये शौक यहीं से था, पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ या अमेरिका में गए? और इतना वक्त था कि वहाँ, हालांकि आपने स्टडी भी वहीं से की और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, कुछ बताइए अपने हवाले से। शायरी के हवाले से ये बात है कि बहुत बचपन में तो इंसान को पता नहीं होता है कि अपना रुख मुतय्यन करने के लिए आपको एक वक्त दरकार होता है, अपनी स्किल सेट को आपको सामने लाना पड़ता है, तब कहीं जाके पता चलता है कि हम ये काम कर सकते हैं और हमारे अंदर ये स्किल सेट है। शायरी के बारे में ये है कि ये खुदादाद सलाहियत होती है, कोई आपको शायद बना नहीं सकता, आप होते हैं या नहीं होते। वक्त के साथ इसको डिस्कवर किया। इंसान के अंदर बहुत ख्यालात होते हैं, हर शख्स में होते हैं, लेकिन इजहारिया मुख्तलिफ होता है। कोई नसर में अपने आप को इजहार करना शुरू कर देता है, किसी की डांस प्रैक्टिस होती है, कोई अपने आप को ड्रामा एक्ट में ले आता है, थिएटर में ले आता है। तो ये इजहार की डिफरेंट मुख्तलिफ सूरतें हैं। शायरी का मेरे ख्याल के वदियत थी, खुदादाद था, तो इसको विद टाइम मैंने डिस्कवर किया और फिर ये है कि 2001 से बाकायदा मैंने शायरी को कुछ चीजें नहीं हम विरासत से भी लेके चल रहे हैं, यानी कि पेरेंट्स में ये चीज पाई जाती है और फिर वो इंटरेस्ट हो जाता है कि यार अब्बा बहुत अच्छा लिखते हैं फलां। तो ये ऐसा कुछ था या नहीं था? मेरी फैमिली प्योर, जिसको कहते हैं मेरी फैमिली प्योर जट फैमिली है। वेद हम लोग जट हैं, जमींदार राना तबका है, तो हमारी फैमिली में ऐसा पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन कोई ऐसा शायर नहीं गुजरा था। लेकिन ये है कि वालिद साहब को शायरी पढ़ने का शौक था। अलामा साहब, रामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब जो असातिज़ा हैं हमारे, फैज़ साहब, उनकी शायरी पढ़ते थे, तो घर में उनके मजमूए कलाम होते थे। तो उनको फिर जब मैं देखती थी वहाँ पर अमेरिका में ही, तो चोरी छुपे उनसे पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन समझ नहीं आती थी। तो ये प्रोसेस होता है जो कि आप जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपके अंदर का जो शौक है वो भी ग्रो करते हैं आपके साथ। तो इस तरह ये स्टार्ट में जो है लफ्ज शायद इतने वो कहते हैं ना पुख्ता नहीं होते, तो फिर किसी उस्ताद की रहनुमाई हासिल की या फिर आहिस्ता आहिस्ता लगा कि अब बेहतर लिखने लग गई है? कुछ इस हवाले से बताइए। देखिए, ये तो जैसे कि मैंने कहा कि इंसान जब छोटा होता है तो आपकी सोच ना पुख्ता होती है, मैच्योर होती है। उसी तरह आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, आपकी सोच, आपके अल्फाज, सब कुछ मैच्योर होता है। उसके साथ शायरी का ये है कि कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं, बहूर जिस हम कहते हैं, औजान कहते हैं, बहर का प्रॉपर इस्तेमाल, तो वो भी एक टेक्निकल रमज़ें हैं जो कि हमें वक्त के साथ, जो कि एक आम कारी पढ़ने वाला है शायद उसे नहीं पता होती है, लेकिन जब आप दरिया में, समंदर में पाँव रखते हैं तो आपको उसकी गहराई का पता चलता है। तो ये वो इल्म है कि जो हम वक्त के साथ सीखते भी हैं और समझ में भी आहिस्ता आहिस्ता आता है। जिंदगी में आप जैसे जैसे, कभी हम ये नहीं कह सकते अब हमने सब कुछ सीख लिया है, आप बतदरीज आप सीखने के, पढ़ने के मरहले से गुजरते रहते हैं। तो ये जो शायरी में आपने उस्ताद की बात की, तो ऐसा हमारे वहाँ मिशिगन में मैं होती हूँ, तो वहाँ पर हिंदुस्तानी एक शायर थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। तो नशिस्तें होती थी, तो शौक था, तो उनको पहले तो अटेंड करना शुरू किया कि अच्छा जी शायरी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ से बहुत बचपन में चले गए थे, तो वो जो एक शायरी का माहौल होता है वो मुझे नहीं मिला था। तो जब वहाँ पे जाना शुरू किया तो नसरी नज़में थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बच्चे आपने तो स्पार्क है, तो आप मुझे दिखाएं आपने जो लिखा हुआ है।
तो वो मैंने दिखाया तो उन्होंने कुछ उनकी इस्लाह की, 4-5 गज़लों की कुछ समझाया, लेकिन इतने से आपको समझ में नहीं आता। ये तो वही बात है कि सेकंड या थर्ड ग्रेड में आपको कोई कुछ बता दे, 10th क्लास की चीज़ें तो आपके तो सर से गुजर जाती हैं। तो आपका शौक होता है कि आप उसे स्टडी करते हैं, मुताला अपना जारी रखते हैं। तो ये जो मुताला है वो बहुत अहम होता है। किसी भी फील्ड में आप हों, अपने फील्ड से मुतालिक आपका जो मुताला है वो आपको आपके जो मजीद दरवा करता है। ठीक है, कुछ सुनाएंगी अपने शेर मजमूए से हमें? जी ज़रूर, मैं एक नज़म सुना रहे हैं। अच्छा, गज़ल जी। ये मेरे दूसरे शेरी मजमूए से गज़ल है कि अज़ाब हिजर से अनजान थोड़ी होता है। हाय हाय। अच्छा, ये हम आपसे सुनते हैं, इमादत भी करते हैं यार, वक्फे का टाइम हो गया है, तो वापस आकर जो है हम आपसे ये जो आपकी गज़ल है सुनते हैं आपसे, और फिर यकीनन वाह वाह भी कहेंगे। और क्योंकि यहाँ का माहौल, और जब हम बात आप कर रही थी बाहर, तो वो माहौल नहीं है यहाँ, तो वाह वाह के बगैर जो है गुजारा ही नहीं होता है, कि शायर को कहते हैं ना फीड मिलती है। तो इस तरह से बात भी करते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर। और जी नहीं, अब सुना रही है हमें। जी बिल्कुल। गज़ल। अज़ाब हिजर से अनजान थोड़ी होता है। वाह। अज़ाब हिजर से अनजान थोड़ी होता है, ये दिल अब इतना भी नादान थोड़ी होता है। वाह। ये दिल के जख्म छुपा कर जो मुस्कुराते हैं, ये दिल के जख्म छुपा कर जो मुस्कुराते हैं, तो मेरे दोस्त ये आसान थोड़ी होता है। हाय हाय, जबरदस्त। तो मेरे दोस्त ये आसान थोड़ी होता है, कभी कभार तो बिद्दत भी हो ही जाती है। कभी कभार तो बिद्दत भी हो ही जाती है, हर एक लम्हा तेरा ध्यान थोड़ी होता है। वाह। कभी कभार तो बिद्दत भी हो ही जाती है, हर एक लम्हा तेरा ध्यान थोड़ी होता है। तेरी वफा में कमी कुछ तो आई है कि ये दिल, तेरी वफा में कमी कुछ तो आई है कि ये दिल बिला जवाज परेशान थोड़ी होता है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बिला जवाज परेशान थोड़ी होता है, वो जिसके पास मोहब्बत भी हो वफा भी हो, वो जिसके पास मोहब्बत भी हो वफा भी हो, भला वो बेसरो सामान थोड़ी होता है। वाह वाह। भला वो बेसरो सामान थोड़ी होता है, इधर उधर से दलीलें उठानी पड़ जाएं, इधर उधर से दलीलें उठानी पड़ जाएं, जो इतना कच्चा हो ईमान थोड़ी होता है। हाय हाय, जबरदस्त। जो इतना कच्चा हो ईमान थोड़ी होता है, कभी कभार तो बिद्दत भी हो ही जाती है, हर एक लम्हा तेरा ध्यान थोड़ी होता है। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत खूब। और ये बहुत प्यारी चीज़ थी, मोहब्बत भी हो और वफा भी हो, क्योंकि मोहब्बत में ज़्यादा बेवफाई नज़र आती है, कहीं भी छोड़े, कहीं पता नहीं क्या, ये चीज़ें हिजर और यही चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन मोहब्बत हो और वफा हो की बात है, ये मर्द हजरात के लिए है। मेरा ख्याल है ये सबके लिए, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत खूब। और इसमें एक जो बात थी ज़ख्म छुपाना, और जो है ये बहुत प्यारी बात की है कि ज़ख्म भी हो और अपने ज़ख्म अंदर के छुपा जाना और मुंह पे मुस्कुराहट। तो यार आज के दौर में इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। हर बंदा परेशान है, हर बंदा एक टेंशन में है, और इन चीज़ों को छुपाना और चेहरे पर मुस्कुराहट लाना कितनी अशद ज़रूरत है आज के दौर में। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बात छुपाने की नहीं होती, ये होती है कि आप अपने आप को किस तरह अपनी सोशल लाइफ में लेके चलते हैं, ये बहुत अहम होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी शख्स पूरा दिन या 24 घंटे में रंजीदा ना हो या हर वक्त खुश रहता हो, तो कुछ ना कुछ मसले मसाइल तो हर एक के साथ ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। तो बस ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को मूव किस तरह कर रहे होते हैं, हम में कितनी सकत है, कितनी ताकत है कि हम अगर कुछ हमारे साथ मसाइल हैं भी तो हम उनको किस तरह लेकर अपनी ज़िंदगी के बाद दूसरे जो पहलू हैं उनको मूव ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट।
اچھا جی، ہمارے ساتھ اے ڈی جے صاحب ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. انہوں نے موو کیا، یہ سائیکل چلا چلا کے زندگی موو ہو رہی ہے ان کی. تو ماشاءاللہ پہلی اچیومنٹ کی بات ہوئی. اور اچھا، ایک تو صرف ملتان سے کراچی نہیں گئے، اس کے علاوہ یہ پشاور بھی گئے ہیں، کوہاٹ بھی گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، راول پنڈی گئے ہیں، اسلام آباد گئے ہیں، ناران، کاغان، اور یہ جو ہے سوات اور بابو سر ٹاپ، اور پتہ نہیں کہاں کا گلگت تک گئے ہیں. اس سے بھی آگے مجھے خود نہیں پتا، میں گئی نہیں تو مجھے کیا پتا کہاں کہاں گئے. آپ سے جانتے ہیں یار اتنا دور کیسے گئے، کیسے سفر کیا؟ دیکھیں یہ تو کراچی سے یہ تو چلو بات سمجھ آتے، لاہور جانا یہ تو نزدیک ہو گیا، پشاور، کوہاٹ، راول پنڈی، اسلام آباد. اس کے بعد آگے نکل گئے ہیں ناران، پتھریلے علاقے، پہاڑی علاقے. کیسے سفر کیا یہ بتاؤ نا. میرا ہر ٹور ہوتا ہے نا جو، وہ مجھے اگلے ٹور کی بھی ڈائریکشن دیتا ہے. میں سوچتا ہوں یہ کر کے نا اب اس سے منفرد کروں، اب اس سے منفرد، اب ایسے ایسے مائنڈ میں ہیں خیالات پاکستان کی سینری بیوٹی کہ میں چاہتا ہوں کچھ میرے ساتھ ایسے لوگ اٹیچ ہیں جو شاید کسی اور لوگوں کے ساتھ کم ہوں گے، تو میں ان کو یہ دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان کتنا خوبصورت ہے، کتنا پرامن ہے. آپ یہاں جائیں، وزٹ کریں، پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، لوگوں کو دکھائیں. ہمیں موٹر کمیونٹی والوں نے دکھائی ہیں یہ چیزیں، ہم ان کا شکر گزار ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا، نقشے بناتا تھا ڈیلی کے، آج ایسے ایک موڑ ہے گا، ایسے موڑ ہے گا، پیج ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک ڈیلی کا رکھتا تھا، بھول نہ جاؤں. وہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن انجوائے بھی ساتھ ہوتا تھا، مشکلات بھی آتی تھی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ایک خوف پہلے تھا کہ میں پہاڑی علاقوں میں کیسے جاؤں گا، اس کا سراب ہے، جو بھی کہتے گرو گے مرو گے، ڈراتے تھے. میں پہلے یہاں یہ ڈی جی خان کے آگے 4 منٹ سائیکل، خدا نہ خاصا کوئی واقعہ پیش آیا کبھی گرے بھی تھے اتنے پتھریلے علاقوں پہ جانا، اور وہ بھی سائیکل کے ساتھ جانا؟ نہیں اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے نا دودھ والی چیزیں پسند ہیں زیادہ، وہ میں نے دہی کھا لی ایبٹ آباد سے، وہ نا اس سے مجھے محسوس ہوا پیٹ میں نا گڑبڑ ہو رہی ہے، اور میں لوگوں کو نا فیل نہیں کرانا چاہتا تھا کہ مجھے کچھ ہو بھی رہا ہے. اتنا بری حالت ہوگی، اتنی بری حالت ہوگی. آگے پہاڑی ہی میں سائڈ پہ رکا، وہاں پر مجھے چکر آنے لگ گئے اس کی وجہ سے، اور میں سائڈ پہ نا گاڑیاں بہت زیادہ آ جا رہی تھی. تو میں نے ان کو ایسے فیل کیا جیسے میں ریسٹ کر رہا ہوں، لیکن میری حالت اتنی خطرناک تھی. میں اذکار کرتا رہا، دعائیں پڑھتا اپنے آپ کو بڑا اسٹرانگ رکھا. میں نے کہا کہ اپنا چڑھائی چڑھ لی ہے، میں نے اترائی ہے، اور مجھے زیادہ کون سے چڑھائی مشکل نہیں ہوتی جو میں نے تجربہ کیا ہے. اترائی بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اترائی میں آپ تھوڑا سا بھی انکانشیس ہو گئے، آپ کی توجہ لوز ہو گئی، آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، میں نے انتہائی مشکل سے وہ جو ہاف ڈے میرا رہ رہا تھا. اچھا ہمیں نا اوپر چڑھنا بڑا وہ لگ رہا ہوتا ہے، جب یہاں ہم آتے ہیں نا اسٹیئر پر تو ہائی بس نہ پوچھیں، ہم سب کے سانس پھولے ہوتے ہیں، ہائی ہائی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے نیچے جانا یہاں سے اسٹیئر پہ آسان ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اوپر سے نیچے آنے کے لیے زیادہ احتیاط ضروری ہوتی ہے. اکثر کو پیما میں نے ہسٹری یہ پڑھی ہے ان کی موٹیویشن، یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، جب واپسی آتے ہیں نا حادثات تب پیش آتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، ہم نے اچیومنٹ کر لی، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پہنچ گئے، لیکن اینڈ ان کا زیادہ نقصان دہ نیچے کی طرف ہوتا ہے. یا بابسر ٹاپ تھی میرے لیے ٹف تھا، بٹگوئی ٹاپ انتہائی ٹف ٹریک تھا. مجھے پتا ہے میں نے مشکل ترین ٹریک اپنی سائیکل پہ وہ نہیں کیا، کیونکہ میرا ارادہ تھا ایسی جگہوں پہ جا کے دکھاؤں لوگوں کو جو واقعی وہ مجھے یہ کہتے تھے یار آپ پاگل ہو، آپ گھر سے نکلے ہوئے ہو، ایسے مجھے مائنڈ نہ کرنا. نہیں اصل میں کیا ہے ویسے بتا دیں. میں نے کہا جی میں اپنے مقصد میں پاگل ہوں. یہ بات ہے، جب بندہ کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز کو ایم بنا لیتا ہے تو پھر بندہ پاگل ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے، پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہر چیز میں نے پار کر لینی ہے. تو واقعی مقصد میں پاگل ہونا پڑتا ہے. اور اتنی جو خوشی مجھے فیل ہوتی ہے نا، ایک میں مقصد کرتا تھا یہاں پہنچنا ہے، پہنچ کے یقین کریں وہ میں اپنے الفاظوں میں نہیں بیان کر سکتا. جو مجھے وہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، سارے مشکلات وہ مجھے انرجی دے دیتے ہیں. یعنی ایک مرتبہ طبیعت خراب ہوئی تو وہی تھوڑا سا کیا، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا؟ نہیں ہوا. سندھ کی طرف میں جا رہا تھا، مجھے روکا تھا. میں نہ بتاؤں نا، میں نے ہر موسم میں پہلے گزرا ہوں. بارش شدید تھی، میں نے منزل پہ پہنچنا تھا، میں سائیکل چلاتا رہا. کیچڑ کی وجہ سے نا سائیکل پیچھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ بس وہ بندہ کسی پانی میں سے ٹوپی لگا کے باہر نکل رہا ہو. تو وہ 2 آدمی مجھے انہیں روکا. ان دنوں نا یہ تھوڑے حالات زیادہ خراب تھے، یہ 2008 کی بات ہے. تو مجھے انہیں روکا، میرے اندر خوف بھی تھا پہلے کہ یہاں وہاں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں مائنڈ میں لے کے میں چل پڑا. یہ جیسے میں نے پنجاب کراس کیا، 2 آدمی نے مجھے سائڈ پہ روک لیا.
अब मैं उस एरिया के लिए एहतियात ये कि मैंने 2 मोबाइल थे, एक मोबाइल गद्दी के नीचे रख दिया और पैसों को जो मैंने था ना उस साइकिल की एक सलाख के अंदर डाला हुआ था। मैंने कहा ये एहतियात भी ठीक है, कुछ ऐसे लुटेरे भी मिल सकते हैं रास्ते में। मैंने कहा मेरी चीजें सारी ले जाएंगे ना, कोई साइकिल के साथ भी अटैच, गद्दी के कवर के नीचे भी 5 अगर साइकिल ले जाते तो फिर क्या होता? बस फिर पैदल। तो फिर हुआ ऐसा, खुदा ना खास ऐसा हुआ? उन्होंने रोका है, उनको मेरी हालत देखे तरस आ गया था। मौसम की वजह से ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। नहीं भाई, अच्छा जी राजा साहब आपके तरफ आते हैं और आप लोगों को भी शौक हो गया, मुल्तानियों ने भी शौक हो गया साइकिलिंग करने का, क्लब बना रहे हैं, बन गया, बना दिया, कुछ बताएं इस तरफ कैसे आए, कुछ बताएं। ये था कि मैं जब यूरोप के टूर पे गया तो मैं बेल्जियम गया, तो बेल्जियम जब गए तो वहाँ देखा है साइकिल ही साइकिल। हम जिस होटल में ठहरे थे, जब हम वहाँ से नीचे उतरे सुबह जाने के लिए, तो नीचे तादाद में इतनी साइकिलें खड़ी हों, हम दोस्त परेशान हो गए। हमने कहा जो ऊपर से उतरेगा सारी साइकिलें एक जैसी हैं, वो कैसे ट्रेस करेगा कि मेरी कौन सी साइकिल है? हम परेशान। वहाँ पे मुझे साइकिलिस्ट मिले तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने भी आपके साथ साइकिल चलानी है, तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल चलाएं। तो मैंने कहा जी मुझे साइकिल थे, कहते जी यूँ तो नहीं आप चलाएंगे। मैंने कहा जी इसकी क्या वजह? उन्होंने कहा जब तक आप मुकम्मल एसेसरीज जो साइकिलिंग के लिए हैं, आपके सर पे हैट होना चाहिए, ट्रैक सूट आपका मुकम्मल होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, मुकम्मल एहतियाती तदाबीर करेंगे तो देन फिर आप उसमें आएंगे। एक तो पहली चीज ये रियलाइज होगी कि अगर पाकिस्तान होता और मैं इस तरीके से डिमांड करता, मुझे फौरन साइकिल भी मिल जानी थी और मैंने दौड़ाने भी लग जाना था। तो वहाँ पे उस वक्त फिर उनसे गपशप हुई, चीजें पूछी उनसे, उन्होंने बताया वहाँ पे, तो वहाँ देख के हमें हैरानगी हो रही थी कि हर दूसरा बंदा साइकिल के ऊपर है। बेसिकली जो दुनिया के अंदर पहली साइकिल बनाई गई ना, वो बनाई गई जर्मनी के अंदर वुड की, लकड़ी की। ठीक है, लकड़ी की बनाई गई, उन्होंने उसके आर्टिफिशियल व्हील भी बनाए, बाकी चीजें भी की, और उसको जब किया तो जिस वक्त वो साइकिलिस्ट जर्मन का लेके बाहर निकला तो लोगों ने हैरानगी का इजहार किया। लेकिन आप एक चीज ये देखिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये चीज बनाई जा सकती है। ठीक, फिर उसी के हवाले से बनाई गई साइकिल, उसके ऊपर वर्किंग की गई, चली गई, और अब ये है कि यूरोप, चाइना और इन ममालिक के अंदर साइकिलिंग बहुत ज्यादा है, हमारे पास साइकिलिंग कम होती जा रही है। बेसिकली हम एशियाई लोग ना थोड़े से स्टेटस के हवाले से भी बिल्कुल, अब हम कहते हैं साइकिल चलाएं, अल्लाह। अच्छा, बड़े बूढ़ों ने चलाई तो उस वक्त यार हालात ऐसे थे, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब बाइक अफोर्ड कर लेते हैं, बाइक से गाड़ियों पर आ गए, तो अब तो ये स्टेटस वाली बात हो गई ना साइकिल। अब लाहौर के अंदर जो आशियाना साइकिलिंग क्लब है, 850 उसका मेंबर है, और ये टीवी और फिल्म के अदाकार हैं काशिम महमूद साहब, वो इसको बेसिकली रन कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। उन्होंने हमें भी दावत दी है, मुल्तान से हमारा भी एक ग्रुप जा रहा है। अच्छा, फरवरी के अंदर हमने जाना है उनके साथ। अभी तो प्रैक्टिस हो रही है। अभी मैंने देखी सोशल मीडिया, इतनी ठंड थी 2-4 दिन पहले, और कहते हैं ना धुएं निकल रहे थे, मुंह से भी धुएं निकल रहे थे और बाहर भी फोग ही फोग। उसमें हमने 15 किलोमीटर साइकिल चलाई। अच्छा, एडी भाई वहाँ बावलपुर सुखा से हमारे पास आ गए, यहाँ पे हमारा ग्रुप बना, फिर हम किले पे गए, वहाँ हमने फोटो सेशन चीजें की, तो फिर वहाँ से मतलब हम वापस आए। रास्ते में साइकिल खराब भी हुई, एडी भाई की भी हुई, हमारी भी हुई, ये भी चीजें साथ, जाहिर है रास्ते की मुश्किलात तो आती हैं। और जैसे एडी भाई ने कहा ना कि एक धुन, देखें आप अपनी जिंदगी का गोल या मकसद उसी वक्त अचीव कर सकते हैं जब आप उस काम के पीछे पागल हो जाएंगे। पागल होंगे तो आप उस चीज को अचीव कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान से बहुत अच्छा रिस्पांस है। 23 मार्च को मुल्तान में भी एक्टिविटी करवा रहे हैं। गुड, जबरदस्त। DHA के अंदर हमारी एक्टिविटी प्लान हो रही है, वहाँ पे हम साइकिलिस्ट इकट्ठे होंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या होने वाला है, इस पे हम बात करते हैं। अगर साइकिलिंग को हम एज स्पोर्ट भी इस तरफ आते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने माहौल की, डस्ट की, पोल्यूशन की, तो कितनी कमी आएगी, सेहत कितनी बेहतर होगी हमारी। और इसके अलावा पेट्रोल की जो कीमत ऊपर बढ़ती जा रही है, तो पेट्रोल की तो जरूरत ही नहीं है ना, थोड़ा सा वो कहते हैं ना पाँव जो हिलजुल, थोड़ा इससे बड़ा काम होने वाला। इस पर बात करते नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे, नहीं से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जब ये वहाँ जाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा रही है, जब ये कहती है मैं बच्ची थी तो उस वक्त चली गई थी वहाँ, चाइल्डहुड में चली गई थी, तो यहाँ की क्या चीज़ मिस करती हैं जिसके लिए आप वापस आती हैं यहाँ पाकिस्तान, ये तो बताएं ना। नहीं, इनफैक्ट अगर सच कहूँ तो मैं कुछ मिस नहीं करती। एक शायरी का सिलसिला है जो कि लेके आता है, यहाँ पे बहुत से दोस्त हैं जो कि शायरी अदबी हलके से हैं, तो उनकी दावत भी होती है कि आप आएँ, तो ये चीज़ खींच के लाती है। और इसके अलावा इनकी वालदा जो है वो यहाँ जो है उनकी आकर डेथ हो गई,
جی بھی تو بتائیں نا, تو یہ چیز بھی تو کھینچ کر آتی ہے نا. جی بالکل, وہ یہاں پہ وزٹ کر رہی تھی اور شاید ان کی مٹی یہیں پہ ان کو بلا رہی تھی. بالکل. تو اب جو ایک کھینچ کے جو اندر سے ایک ٹیس اٹھتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, ان سے تھوڑی سی ملاقات ہو جائے, فاتحہ پڑھ لی جائے. تو فادر وہاں پر دفن ہے اور والدہ یہاں پر ہیں, تو ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے, لے کر آتی ہے. باقی اس کے علاوہ سچ اگر میں کہوں کہ میری فیملی ہے یہاں پر, تو ہم سب وہیں پہ سیٹلڈ ہیں, اس لیے وہ بھی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک, یہاں آ کر کیا کھانا پسند کرتے ہیں یار؟ یہ جاؤں گی پاکستان میں چکر لگا تو یہ چیز کھاؤں گی یار, یہ میرا فیوریٹ جو ہے فوڈ ہے. کیا فیوریٹ فوڈ ہے یار؟ میں بہت سادہ غذا کھاتی ہوں, زیادہ تر دال اور ویجیٹیبلس. تو مجھے کوئی یہ مرغن گوشت ووشت یہ مجھے اتنا پسند بھی نہیں ہے, اور میں کھاتی بھی بہت کم. صبح کا ناشتہ یہاں کا کیا آپ نے؟ میرا بس ایک چائے کا کپ ہوتا ہے, پہلے جوس اور اس کے بعد چائے, یہ میرا ناشتہ ہوتا ہے. تو یہ شروع سے ہے, بدلی نہیں آپ یہاں آئی اور یہاں کی چیزیں ہیں یار, گول گپے کھا لوں, فلاں چیز کھا لوں. ملتان کا سوہن حلوہ بہت مشہور ہے, ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی ایک چیز ہے جو فوڈ بہت زیادہ مشہور ہے. وہ دیکھیے چیزیں اٹریکٹ تو کرتی ہیں, دل بھی چاہتا ہے, لیکن آپ کو اپنے سسٹم کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ڈائجسٹ کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے میں پھر آئی اسٹے کانشیس کہ مجھے کیا کھانا چاہیے, کیونکہ بیٹر ہے کہ آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے دیکھے بجائے اس کے کہ بعد میں زیادہ کھا لیں یا کچھ ایسی چیز کھا لیں جو کہ آپ کو تنگ کرے بعد میں. تو اس لحاظ سے مجھے خیال رکھنا. اپنا کتنا اچھی بات ہے, یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ہے نا. باہر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا, وہ اپنی صحت کے متعلق بہت کانشیس ہوتے ہیں. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کھانا, نہیں میں نے تو پانی بھی یہ والا استعمال کرنا ہے, میں نے کھانا بھی یہ احتیاطاً کھانا ہے. اور ہم یہاں کے لوگ کیا دوسرے شہر میں جاتے ہیں نا, تو ہم نے تو لسٹ بنائی ہوتی ہے نا. جی بالکل. لاہور جائیں گے تو یہ جگہ مشہور ہے, یہ جگہ مشہور ہے, یہاں کھائیں گے, یہ تو ہم تو کھابے کو پہلے پریفرنس دے رہے تھے. اور یہ ہوتا بھی ہے, جب بھی پلاننگ ہماری ہو رہی تھی بچوں کو لے کے, تو بچے کہتے ہیں مما ہم نے وہاں جانا ہے, وہاں یہ کھانا ہے. تو پہلے تو ہم کھانے کو ہی دیتے ہیں, باہر کے لوگ آتے تھے. شاپنگ بھی کرتی ہیں یہاں آ کر؟ جی شاپنگ تو ڈیفینیٹلی. اب تو وہاں پر بھی مطلب کوئی ایسا سچ وہ کریز رہا نہیں کہ پہلے زیادہ ہوا کرتا تھا کچھ 10 برس پہلے تک کہ شاپنگ کا یہاں پر کرنی, لیکن اب تو وہاں پہ سب کچھ مل جاتے ہیں, آن لائن آپ آرڈر کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے, اب یہ فائدہ ہو گیا. کیا سنا رہے ہیں اب ہمیں؟ اچھا ابھی اور بھی کچھ سنیں گے؟ ہاں بالکل, آپ آئی ہیں تو کچھ فائدہ تو اٹھا لینا آپ سے. ٹھیک ہے جی, ایک اور میں یہ غزل سناتی ہوں کہ جی ضرور. پرانا دوست تھا دستک نئی تھی. واہ. پرانا دوست تھا دستک نئی تھی, میری دہلیز پر خوشبو رکھی تھی. کوئی تو بات اس کی مان لیتی, کوئی تو بات اس کی مان لیتی, محبت عمر میں مجھ سے بڑی تھی. کوئی تو بات اس کی مان لیتی, محبت عمر میں مجھ سے بڑی تھی. اور یہ ہے کہ پرانا دوست تھا ہے, یہ بڑی بات کی ہے. یہ میرے عشق کا دائرہ صاحبہ, یہ میرے عشق کا دائرہ صاحبہ, ہے تیرے گرد ہی گھومتا صاحبہ. روح تو بعد میں مجھ میں ڈالی گئی, روح تو بعد میں مجھ میں ڈالی گئی, پہلے تو مجھ میں پھونکا گیا صاحبہ. روح تو بعد میں مجھ میں ڈالی گئی, پہلے تو مجھ میں پھونکا گیا صاحبہ. میری آنکھیں تیری دید کی لالچی, میری آنکھیں تیری دید کی لالچی, یعنی تو مجھ کو یوسف نما صاحبہ, یعنی تو مجھ کو یوسف نما صاحبہ. اپنا ہونا مجھے راس آیا نہیں, اپنا ہونا مجھے راس آیا نہیں, پھر مجھے تیرا ہونا پڑا صاحبہ. اپنا ہونا مجھے راس آیا نہیں, پھر مجھے تیرا ہونا پڑا صاحبہ. گر یہ سچ ہے کہ میری ہے کل کائنات, گر یہ سچ ہے کہ میری ہے کل کائنات, پھر تو سچ ہے کہ تو بھی میرا صاحبہ. پھر تو سچ ہے کہ تو بھی میرا صاحبہ. اب محبت عبادت کے درجے پہ ہے, اب محبت عبادت کے درجے پہ ہے, لے تیرے سامنے سر جھکا صاحبہ, لے تیرے سامنے سر جھکا صاحبہ. اور آخری شعر, تیری آواز سے یوں ہری ہو گئی,
तेरी आवाज से यूं हरी हो गई जैसे मुझ में हो सूरज उगा साहिबा। वाह जी वाह, रूह तो बाद में मुझ में डाली गई, पहले तो मुझ में फूंका गया साहिबा। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। एरी साहब, आपकी तरफ चलते हैं और आपसे जानते हैं, आप में भी जो है साइकिल की रूह फूंक दी गई है, मुझे तो ऐसे लगता है। तो हर वक्त जो है जहन में यही रहता है, यहाँ जाना है यहाँ जाना। और बात हो रही थी एज ए स्पोर्ट, जब हम साइकिलिंग को लेते हैं तो क्या इसका फ्यूचर नजर आता है आपको? पाकिस्तान में क्या दिखता है फ्यूचर? वैसे साइकिल में बड़ा अफसोसनाक है मैं आपको की, तो मैंने एक मुकाबले में हिस्सा लिया था, वहाँ पर मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं उसमें आगे बढ़ूं, लेकिन एक एडवांटेज ये मिला, मैंने वहाँ ये सबक सीखा मुझे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए बजाय खेलों के। ठीक है। अगर वो मुझे शायद डायरेक्शन मिल जाती मैं इतना पढ़ ही ना सकता। तब मैं मैट्रिक पास था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने अपनी देखा कि एजुकेशन के बगैर यहाँ मुस्तकबिल नहीं है, तो मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने भागपुर सुखा में बहुत से लड़के, मैं जिनको मैंने 5-5-6 दिन के टूर करा चुका हूँ। राना साहब से मुलाकात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान में अल्लाह का शुक्र है काफी सारे लोग हमारे रास्ते में आ गए हैं। हम इसको एक अपनी सेहत के साथ रिलेटेड करना चाह रहे हैं। दूसरा हम इसे कर रहे हैं कि ये माहौल दोस्त सवारी है। आप कार्बन डाइऑक्साइड, इंजन से, जहनी तौर पर तनाव से, गाड़ियों के शोर से वो काफी आप बेहतर रहते हैं। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे जगहों की तस्वीर मैंने शेयर की। मुझे अमेरिका में कोई मिलने वाले थे, सोशल कहते हैं यार इतना मुल्तान खूबसूरत है, इतना ग्रीनफुल है। मैं एक हमारे इलाके के आदमी बाहर था, कहते यार मैंने तो कभी इसको देखा ही नहीं ऐसे। मैं हैरान हूँ। मुझे कजन वहां से एक कजन गया है, कह रहा था यार वो बंदा कह रहा था ये आपने हमारे इलाके को जो तस्वीरें दिखाई है मैंने तो कभी देखा नहीं है। मैंने कहा खूबसूरती हर जगह मौजूद है, वो आपके अंदर नहीं है, हमारे इसमें कोई कसूर नहीं है। इंशाल्लाह हम मुकाबले करवा रहे हैं, इसको आप देखेंगी इंशाल्लाह। इसी मुल्तान में सैकड़ों की रौनक चहल पहल आपको नजर आएगी। बिल्कुल। मुमताज साहब, इसके लिए आप क्या समझते हैं स्पेशल ट्रैक की जरूरत है? क्योंकि ये आप देखते हैं कि आए रोज हादसात होते रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस से भी बात होती है, तो इसके लिए स्पेशल ट्रैक की जरूरत है। ठीक है, इसको अगर फरोग देना है, इस पे वर्क भी करना है, साथ साथ इस पे भी फोकस करने की जरूरत है। आप क्या समझते हैं? आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि अमेरिका के अंदर एक शहर है, वहाँ पे 3 घंटे के लिए बाकी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। टाइम अनाउंस किया हुआ है बाकायदा, वहाँ पे उन 3 घंटों के अंदर साइकिलिंग होती है, उसको वहाँ पे किया जाता है। और दूसरा ये कि कई ममालिक के अंदर ट्रैक्स अलहदा बनाए गए हैं साइकिल के। तो डेफिनेटली अब जैसे मतलब पाकिस्तान में ट्रैफिक काफी बेहंगम है, इशारों की कमी है, चीजों की है, फिर फुटपाथ के साथ जो एरिया है वहाँ पे एलिगेशन और हादसे और चीजें उसमें, तो डेफिनेटली इस चीज की जरूरत है और बेसिकली आवाम को अवेयरनेस की भी जरूरत है। थैंक यू जी। जी जी। भी होता है कि जो साइकिलिंग ट्रैक है ना, आप एक रोड है, एक बाकायदा रोड, वहाँ पे गाड़ी चल रही है तो उसका अलग से है, उनको वही रूल्स फॉलो करने हैं जो कि हम गाड़ी वाले फॉलो कर रहे होते हैं। इंडिकेटर उनका होता है, अगर वो भी नहीं है तो हाथ के इशारों से आपको ये वो सब रूल्स फॉलो करने हैं। हेलमेट भी जरूरी है डेफिनेटली। अगर किसी को भी वायलेट करेंगे तो जो टिकट, वहाँ पे हम लोग टिकट कहते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मिल सकती है। जो चलान कटना है तो और जो ट्रैक से इनका स्पेशल जो ट्रैक होता है उससे हट के गाड़ी वाले में तो डेफिनेटली आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये है कि जो प्रेफरेंस होती है वो उन्हें ही, पेडेस्ट्रियन को और साइकिलिंग वालों को दी जाती है। वहाँ पर अगर इशारा खुलता है तो हम पहले वेट करेंगे कि पहले वो लोग जाएंगे, उसके बाद अगर हम लोग, ठीक है, यानी पहली प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी कि साइकिलिंग वाले आगे से गुजर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद बेग, आप तशरीफ लाएं और हमें भी टाइम दिया, मुल्तान में आप आए और हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जो है टैलेंटेड जो है नाहिद हैं और ये बाहर रहती हैं यार, कभी कभी आ जाती हैं, तो फिर जब भी आइएगा तो जरूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुमताज रसूल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हो गई। और ADJ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं भी कोशिश करूंगी यार, मुझे बचपन में साइकिल चलानी आती नहीं थी, मैं गिर जाती थी और आज तक नहीं चलानी आई, लेकिन अब मैं सीखूंगी। हैदर, हम मिलकर यहाँ से रेस लगाएंगे और कैंट में जो है इतना मजे का है ये इलाका, तो यहाँ तो हम मजे से जो है साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही नजर हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और जी, हम लोग यहाँ आते हैं, यकीनन वर्क करते हैं, हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो भी यहाँ वर्क करते हैं, तो उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। अच्छा, पिछले दिनों में मैं आपको बता दूं कि सहाफ़ियों की तंजीम ATJM के इलेक्शन हुए और उसमें रोही ग्रुप को बहुत बड़ी कामयाबी हुई। तो तमाम रोही ग्रुप के मेंबरान, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं समेत मैं कहूँगी मेरी टीम को, सबको आपको बहुत बहुत मुबारक हो।
اور جناب جب الیکشن ہوئے تو کچھ لوگ جو ہمارے جو ہیں گروپ کے جو جیتے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی ہیں احمد وزار صاحب ہیں جو کہ صدر بنے ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے. خوش آمدید اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ شکر. اچھا، جب کامیابی مل جاتی ہے اس کے بعد کیا جو پہلے اتنا بھاگ دوڑ ہوتی ہے اور ملنے کے بعد کامیابی تو پھر تھوڑا بندہ سکون میں آ جاتا ہے یا وہ جوش ختم ہو جاتا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے جو سکون میں نہیں آتے بلکہ آزمائش بڑھ جاتی ہے. ابھی جو ہمارے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے ہمیں اعتماد دیا اور اس کے بعد توقعات ہمارے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں تو اس سے ہماری آزمائش زیادہ بڑھی ہے. بالکل. اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہو جائیں. جو ہم نے منشور دیا، جو ہم نے وعدے کیے. ٹھیک ہے. تو اب تو اصل مرحلہ اب شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. دوسروں کے رائٹس پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں، پیپر اٹھایا اور کہیں پہنچ گئے یار اس کا یہ مسئلہ ہے، اس علاقے کا ان لوگوں کا فلاں ہے. اپنے مسئلے مسائل صحافی جو فیس کر رہے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی ادارے کے صحافی ہوں، کسی بھی جگہ پر کام کرتے ہیں، بہت سارے مسائل فیس کرتے ہیں جن کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے. یار ہم ہمیشہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے پیپر اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ نہیں پتا کہ پیچھے ہمارے صحافی بھائیوں کو، میں کہتی ہوں ہم لوگوں کو کتنے مسائل ہوتے ہیں. اس سے پھر ہم بات کریں گے. ہمارے سینئر رپورٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جناب ان الیکشن میں ہمارے جو ATGM کے الیکشن تھے اس میں جنرل سیکرٹری بنے ہیں بلال نیازی صاحب. ویلکم، خوش آمدید اور مبارکہ. خیر مبارک. آپ کا بہت شکریہ. اور یقیناً ایک اہم کامیابی تھی ہمارے پینل کی پروگریسو. اور وزن لوز کر دیا میرے بھائی نے، یہ دیکھ لیں ویٹ ریڈیوز ہو گئے یار ان الیکشن میں. بلال شرٹ لوز ہو گئی تمہاری کافی زیادہ، کیونکہ ہم 2 ہفتوں سے ہم مسلسل رات کو سو نہیں رہے تھے، مسلسل ورکنگ ہو رہی تھی. دن میں بھی ورکنگ، دن میں نیوز کا کام بھی ہو رہا تھا. اپنا یہاں سے جو ورکنگ ہے پبلک کے ایشوز ہیں وہ بھی ہم ہائی لائٹ کر رہے تھے. سیکنڈ جو ہمارا الیکشن تھا اس پہ بھی فوکس تھا. الیکشن میں ووٹ 51 تھے لیکن وہ 51 جو ووٹرز تھے ان کو ہم نے جس طرح اپنی رائے پر کنونس کرنا تھا وہ سب سے زیادہ مشکل تھا. اور کم تھے لوگ کم تھے. اور یہ مطلب مشکل کام ہے. الیکٹرانک میڈیا تھے، جتنے بھی رپورٹرز ہیں، بیورو چیفز ہیں، وہ اس تنظیم میں شامل ہیں تو یقیناً ان کو کنونس کرنا اپنے منشور پر یہ سب سے مشکل تھا. اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں اعتماد دیا اور اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارا جو پینل تھا وہ ایک واضح اکثریت کے ساتھ اس نے ون کیا. اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اب اصل بات جو آپ نے پہلے کی کہ الیکشن ختم ہو گیا، اب جو ذمہ داری، اب مین چیز ہے کہ جن ہمارے صحافیوں نے، جن ہمارے دوستوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہم اس اعتماد پر پورے اتر سکتے ہیں. مین اب سوال ہم پہ یہ ہے. 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہمیں ملا ہے. اب ہم بھی امید یہی کرتے ہیں کہ ان 2 سالوں میں انشاءاللہ جو یہ اب نئی باڈی بنی ہے، یہ جو صحافیوں کے حقوق ہیں، صحافیوں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ورکنگ کر سکے گی. ایک اہم بات میں یہاں پہ ضرور ہائی لائٹ کروں گا کہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں، جو ہمارے ینگ رپورٹرز ہیں، جو ہمارے اس فیلڈ میں جن کو سال ہوا ہے، 2 سال ہوئے، مجھے خود 4 سال ہوئے ہیں اس فیلڈ میں، تو وہ ہمیشہ سے نظر انداز ہوتے تھے. نظر انداز اس سینس میں ہوتے تھے کہ اگر پریس کلب کی بات کریں تو ان کے لیے کچھ خاص ممبرشپ نہیں ہے. وہ یہ پورا کرائٹیریا ہے کہ جی اتنے سال بعد آپ کو ممبرشپ ملے گی. ATGM میں اگر آپ ایسوسیشن آف ٹی وی جرنلسٹ ہیں اس میں جی ممبرشپ کے حوالے سے مسائل کا سامنا تھا. تو اس وجہ سے ہمارے کافی دوست ناراض تھے، تنظیموں سے، یونین سے ناراض تھے کہ یار ہمارے مسائل کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا. کسی دفتر میں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے دوست نہیں آتے، کہیں پر کسی ادارے میں مسئلہ ہوتا ہے ہمارے دوست وہاں پہ نہیں پہنچتے. حکومت کی جانب سے مختلف قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہماری آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو ATGM کا الیکشن ہوا ہے، ایک منتخب پارٹی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے سلیکشن ہوتی ہے، سلیکشن اس سینس میں ہوتی ہے جب الیکشن نہیں ہوتا تو ایک نومینیٹ کر یا یہ لوگ ہوں گے پارٹی کے ساتھ. اب بات کرتے ہیں، دیکھیں عام لوگوں کو نہیں پتا کہ جو ہے جرنلسٹ جو ہیں ان کی بھی ایک ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے، ایسوسیشن آف ٹی وی جرنلسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں ملتان کی، اور یہ کتنے عرصے سے ورک آؤٹ کر رہی ہے، کس طرح سے ورک آؤٹ کر رہی ہے، اب آپ اس کے حصہ بن گئے ہیں اور آپ نے کیا سوچا ہے، کیا منشور لے کر آئے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کر کے جتنا عرصے 2 سال کی بات کر رہے ہیں. احمد وزار آپ سے پوچھ رہے ہیں تو کیا سوچا ہے، کیا کریں گے آپ؟ یہ ہماری جو ATGM ہے یہ 6 سال پہلے اس کا وجود جو ہوا اور اس کے بعد مختلف ایک باڈی تشکیل دی گئی اور 6 سال تک اس کے انتخابات نہیں ہوئے. یہ پہلا انتخاب تھا جس میں ہم نے
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने विन किया है, क्योंकि हमने मंशूर दिया था, उस मंशूर में हमने वाज़ेह तौर पे दिया था कि सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 का क़याम हो, ऑफिस का क़याम हो ATGM का, या उसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस हो, क्योंकि हमारे जो सहाफ़ी हैं वो ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी रिस्क होता है। वो ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो आज अभी तक जो मुल्तान लेवल पर किसी भी तंजीम की जानिब से नहीं कराई गई है। तो हमारी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम जो है ग्रुप इंश्योरेंस करवाएं तमाम सहाफ़ियों की, और उसके अलावा जो हमारी फेज़ 2 है सहाफ़ी कॉलोनी के 2004-5 से जो है ना एक फेज़ 1 सहाफ़ी कॉलोनी का आया था, लेकिन अब उसके बाद से अब तक इतने सहाफ़ी हैं जिन मोर देन 50% जो है ना इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अभी तक सहाफ़ी कॉलोनी से महरूम हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 लेकर आएँ, ताकि तमाम जो सहाफ़ी हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि सहाफ़त में जो लोग हैं इनको पेंशन वगैरह और ये चीज़ें मिलती नहीं है, जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनको कोई चीज़ नहीं मिलती। तो ये एक बेनिफिट है उनके लिए कि उनको जो है एक कॉलोनी में प्लाट मिल जाए, तो वहाँ पर वो रिहाइश अपनी रख सकें। रिटायरमेंट की बात तो दूर की बात है अहमद साहब, जब यहाँ क्राइसिस आते हैं मीडिया के और ये बेचारे सहाफ़ी लोग ही अताब का निशाना बनते हैं, कुछ इसके हवाले से बताइए। मैं यही इसी तरह जब जॉबलेस हो जाते हैं बेचारे, जैसे आप देख रहे हैं कि मीडिया क्राइसिस शुरू हुआ तो काफी सारे लोग जो है वो मुतासर हुए हमारे, और उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। उसके लिए भी हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उसके फंडिंग जो है हम हुकूमती सतह पर भी और निजी सतह पर भी कोशिश करेंगे, ताकि हम उनके मुआशी मसाइल किसी न किसी तरीके से हल करा सकें। इसके अलावा हम ट्रेनिंग की तरफ भी तवज्जो देंगे। जो हमारे सहाफ़ी बिरादरी हैं वो मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के ज़रिए से हम उनकी तरबियती वर्कशॉप जो है उसका भी इनेकाद करेंगे, और इसके लिए सबसे पहले जो है हमें इस वक्त एक अपने ऑफिस की और बैठने की जगह जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जिसके लिए हमने कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम सबसे पहले जो है वो अपनी जो बैठने की जगह है, ऑफिस है हमारा ATGM का, उसको हम डेवलप करेंगे, ताकि वहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर हमारी जो सरगर्मियाँ हैं और हमारे जो मिलने जुलने की जो जगह है वो पहले स्टेबल हो जाए, तो हम वहीं पे जो है ना बाकायदा तौर पर शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है अगर बिलफर्ज हमें ऑफिस के क़याम में थोड़ा ताख़ीर का सामना करना पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी एक्टिविटी भी रुक जाएंगी, एक्टिविटी जारी रहेंगी। अच्छा, एक सवाल है, 6 साल बाद क्यों इलेक्शन हुए, जबकि 2-2 साल का वक्फा होना चाहिए था? ये जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई, या चुप क्यों रहे हमारे सहाफ़ी बरादरी जो है, खामोश क्यों रही? नहीं, खामोश नहीं थे, हमने वर्कआउट किया गया, क्या समझते हैं? हमने हर प्लेटफार्म पर ये आवाज उठाई थी कि ATGM जब बन चुकी है तो इसका इलेक्शन कराया जाए। जब 6 साल पहले बनी थी तो उस वक्त तादाद 20 से 25 लोगों की थी, 12 पर मुश्तमिल बॉडी है, तो वो 12 को डबल करें तो 24 बनती है, तो 24 अफराद कहाँ से हम लाते हैं? तो अब जबकि तादाद माशाल्लाह काफ़ी बढ़ चुकी है, हमारी 50 कुल वोटर्स हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ATGM से लेट इंतखाबात की वजह से नाला हो चुके थे, वो रिपोर्टर्स भी हैं जो हमसे नाराज़ हैं इस बात पे कि जी हम इंतखाबात क्यों नहीं कराए गए, तो उनको भी हमने साथ शामिल करना है। इससे हमारी तादाद और मज़ीद बढ़ जाएगी, और हमारी कोशिश है कि ये अब 2 साल शुरुआत हो चुकी है, तो जब हमारा टेन्योर ख़त्म होगा हम वक्त पर अगला इंतखाब कराएंगे, और जो भी इलेक्टेड बॉडी होगी उसको मौका देंगे कि वो सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं वो फौरी तौर पर हल करें। ठीक है बिलाल, क्या क्या मसाइल हैं? आप नए आए यहाँ और 4 साल माशाल्लाह हो गए हैं, माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी हासिल किया इस फील्ड में, तो क्या क्या मसाइल हैं आप समझते हैं? जैसे नए रिपोर्टर की बात होती है, जब यहाँ आते हैं तो इस फील्ड में एडजस्टमेंट जो है बहुत मुश्किल है, नाम बनाना बहुत मुश्किल है, और फिर फील्ड में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अलग फेस करनी पड़ती हैं, तो क्या कहेंगे? अच्छा, मसाइल की भी बात करेंगे। आपने पूछा था कि इलेक्शन क्यों नहीं हुई 6 साल, उसकी मैं रीजन ये समझता हूँ कि मुल्तान की बदकिस्मती रही है कि यहाँ पे जो प्रेस क्लब मौजूद है वहाँ पर इंतखाबात नहीं होते। कई साल हो गए वहाँ पर इंतखाबात का सिलसिला नहीं हुआ। जब से हम आए इस फील्ड में, आपने मसाइल की बात की, तो हमने कोई इलेक्शन नहीं देखा था। जब प्रेस क्लब में इलेक्शन होते हैं तो यकीनन जो उसका मेंबर होता है उसकी अहमियत में इजाफा होता है। जब उसके पास प्रेस क्लब के इलेक्शन का जो उम्मीदवार होता है उसके पास बार बार जाता है, जिस तरह हम गए ATGM के इलेक्शन के लिए, तो यकीनन उसकी अहमियत में इजाफा होता है। जो उसके मसाइल होते हैं उसके सुने जाते हैं, और जब वो इलेक्ट होता है तो वो कह सकता है कि भाई मैंने आपको वोट दिया था तो ये मेरा मामला है, तो आप हल करें। जब इलेक्शन की रवायत नहीं होती तो मसाइल होता है, जो हमारे सहाफ़ी होते हैं, जो नए होते हैं, वो नजरअंदाज होते हैं। तो पहले तो हम यही मुतालबा करेंगे कि फौरी तौर पर जो प्रेस क्लब के इलेक्शन है वो कराए जाएं, ताकि जो हमारे सहाफ़ी हैं वो इसमें शामिल हों। एक इलेक्टेड बॉडी है, और प्रेस क्लब भी इसी तरह जो
صحافیوں کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکے. الیکشن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ الیکشن نہ ہونے کی اگر وجہ بات کریں تو یہ ہے کہ جمہوری عمل کا نہ ہونا, جمہوری روایات کو آگے نہ لے کے جانا. ایک اگر آپ کو صدر بن گئے تو اس کے بعد آپ آگے الیکشن کا سوچ نہیں رہے, آپ کو ڈر ہے کہ میں ہار جاؤں گا. بس کیا ہماری باڈی بنی, ہمیں 2 سال کا ٹائم ملا, ہم بیٹھ گئے, چپک کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے الیکشن کرانے نہیں. سالوں میں ایسا ہوا کہ بار بار ایک ہی بندہ صدر بنتا رہا. وہ جب اس طرح روایت چلتی رہتی ہے تو اس وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری ابھی تک جو بات کی جاتی ہے ابھی فیز 1 جو کہ 2005 میں شروع ہوا تھا, اور ابھی تک اس حوالے سے صحافی مسائل کا شکار ہیں. جو نئے صحافی ہیں وہ تو ابھی سوچ ہی نہیں رہے کہ کیا فیز 2 شروع بھی ہوگا, کیا فیز 2 میں ان کے جو جس طرح باقی شہروں میں بات کریں, ڈی جی خان نے اپروچ کی ہے صحافیوں نے, ان کو ملنا شروع ہو گیا ہے. لاہور کے ہیں, اسلام آباد کے ہیں, باقی اضلاع کے جو صحافی ہیں وہ ورکنگ کریں. لیکن ملتان میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ یہاں پر جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان پر کم توجہ دی جاتی ہے. اے ٹی جی ایم کے الیکشن سے یہ بات اچھی ہوئی ہے کہ اب یہاں پر جو صحافتی یونینز کے آپس میں جو انتخابات کی روایت تھی وہ دوبارہ سے جنم لی ہے, کیونکہ کئی عرصے سے یہ سارا سلسلہ جمود کا شکار تھا. کوئی الیکشن کرانے کو تیار نہیں تھا. پہلے ملتان یونین آف جرنلسٹ کے بھی الیکشن نہیں ہوئے, وہاں بھی ایک اعلان کر دیا گیا کہ بلا مقابلہ باڈی منتخب ہو گئی. اس کے بعد اے ٹی جی ایم کے الیکشن پہ بھی کافی دباؤ تھا کہ اس کو بلا مقابلہ بنا دیا جائے, اس کا الیکشن نہ کرایا جائے, چند لوگوں کو منتخب کر لیا جائے, اور یہ ملتان کے کافی سینئر لوگ یہ بات کر رہے تھے. لیکن جو اے ٹی جی ایم کے بانی تھے عبدالجبار مفتی صاحب, ان کی اور اس کے سیکرٹری جنرل جمشید رضوانی صاحب, اس کے علاوہ جو دیگر لوگ تھے, انہوں نے کافی کہا کہ الیکشن ہونا لازمی ہے, کیونکہ جب الیکشن ہوتا ہے, جب امیدوار ووٹ مانگ کر ووٹ لے کے منتخب ہوتا ہے تو اسے مانا بھی جاتا ہے. جب آپ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی آپ آگے, آپ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں. مسائل اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ جب جہاں پر صحافیوں کی بات کریں, نئے رپورٹرز کی بات کریں, ان کو نام بنانے میں کیوں مشکل کا سامنا ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک ادارے میں کام کر رہا ہوتا ہے, وہ کسی کے ساتھ اس کی اٹریکشن نہیں ہوتی باقی صحافیوں کے ساتھ, کیونکہ جب الیکشن کا پروسیس ہوتا ہے تو وہ ملتا ہے, اس کے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک اعتماد کا رشتہ آتا ہے. لیکن جب میں خود 3 سال تک مختلف اداروں میں جاتا رہا, میری اٹریکشن کم تھی, لیکن جیسے الیکشن کا ماحول آیا تو میں سب کے پاس جا رہا تھا, سب اداروں کے پاس جا رہا تھا, سب بیورو چیفز کو مل رہا تھا, سب رپورٹرز کو مل رہا تھا. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتماد آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ مل جل کر ہم حل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ایک اعتماد کا رشتہ بحال ہوتا ہے. جب آپ اس طرح کا پروسیس نہیں ہوتا, ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوتا ہے, کسی سے ملنا جلنا نہیں ہوتا, کام کیا گھر آ گیا, کام کیا آفس آ گیا, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اپنا منہ اٹھایا, اپنا کام کیا, اپنا جو اسائنمنٹ ملی آپ نے وہی کرنے, بس اتنا آپ کو پتا ہے. آپ نے اپنے رائٹس کے لیے نہیں اٹھنا, نہیں بولنا. یار اپنے لیے اٹھو گے تو پھر دوسروں کے لیے آپ بات کرو گے نا. احمد بزار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, اور میں جانتی ہوں بالکل بلال آپ سے بات کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ بات آگے بڑھ جاتی ہے. تھوڑی سی میں پیچھے بیک پہ لاؤں گی اور میں یوتھ کی بات کرتی ہوں, کیونکہ یہاں میڈیا میں مواقع نہیں ہے. رپورٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب جگہ نہیں ہے, یہی کہا جاتا ہے. جو نئے آتے ہیں لوگ, ان کو ٹریننگ بھی نہیں دی جاتی, کوئی ٹریننگ کا بھی سلسلہ نہیں ہے. ان لوگوں کو یہاں فیلڈ میں اپنا قدم جمانے, اپنا نام بنانے میں اگر موقع مل بھی جائے تو بہت وقت لگ جاتا ہے. تو اس حوالے سے نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, نئے چینل کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے جہاں تک بات ہے وہ تو حکومتی سطح پر کرنی چاہیے. ہم تو صرف آواز اپنی جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں. نئے ٹیلنٹ کی بات کر رہی ہوں, نئے صحافیوں کی بات کر رہی ہوں, ان کو اگر پروموٹ کرنا ہے اور ان کو مواقع دینے ہیں, یا ویسے تو کہتے ہیں نہیں اس فیلڈ میں جگہ, آج کل تو یہی کہتے ہیں بیچارے لوگ جو ہے جرنلزم بھی پڑھ لیتے ہیں پھر بھی جگہ نہیں ملتی, مواقع نہیں ملتے, ٹریننگ سینٹر نہیں ہے, کیا کہیں گے اس حوالے؟ جی, ٹریننگ سینٹر بھی نہیں ہے, اور دوسرا کسی جگہ پر کوئی انٹرنشپ پہ چلا بھی جائے تو اس کو سینئرز بھی موقع نہیں فراہم کرتے, اور وہ اس وجہ سے جو ہے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور فیلڈ میں نہیں جا پاتے. تو وہ ایک کاغذی کارروائی تک جو تھیوری کر کے آتے ہیں تو پریکٹیکل لائف میں بھی آ کے وہ چیز نہیں سیکھ پاتے جو ان کو سیکھنی چاہیے. اس حوالے سے کوئی باقاعدہ طور پر انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پر صحافیوں کو تربیت دی جائے, آنے والے نئے جو ہیں, اور ان کو آگے فیلڈ میں موقع دیا جائے اور وہ جا کر اپنا کام کر سکیں. اس حوالے سے کافی فقدان ہے. ہم نے اے ٹی جی ایم کے پلیٹ فارم سے تربیت کا جو سلسلہ ہے اس کو انشاءاللہ شروع کریں گے. ہمارا یہ پلان ہے, ہمارا منشور کا حصہ ہے کہ ہم تربیتی ورکشاپ جو ہیں وہ کرائیں گے, جو نئے آنے والے جتنے بھی ہمارے صحافی ہیں ان کو موقع دیں گے. اس کے علاوہ میں ایک بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں پریس کلب کے انتخابات کے حوالے سے. پریس کلب کے اندر جو اخبارات ہیں مختلف قسم کے, ان کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اور ٹی وی جرنلزم کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. اس کی جو فہرست ہوتی ہے جس میں ہم ووٹر حضرات کے نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں, تو وہ
4 साल इंतखाबात ना होने की जो मेन वजह है वो वोटर लिस्ट का सही ना होना है, क्योंकि एतराज़ात है काफ़ी कि नॉन जेन्युइन जो लोग हैं उनको ऐड किया गया है अपने ज़ाती मुफादात के लिए, बार बार इलेक्शन जीतने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो है हम मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से आवाज़ उठाई गई थी कि इसमें वोटर लिस्ट जो है उसको जेन्युइन किया जाए। जब जेन्युइन वोटर लिस्ट आ जाएगी तो उसके मुताबिक इंतखाबात कराए जाए, उसमें जो भी मुंतखब होगा उसको तमाम लोग जो है वो कबूल करेंगे। इसके अलावा जो प्रेस क्लब है ये एक यूनियन की सतह पर एक प्लेटफार्म नहीं है। प्रेस क्लब चूंकि एक इदारा बनाया गया था जहां पर सहाफ़ियों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी थी, और इस हवाले से जो प्रेस क्लब है वहाँ उसके हवाले से इंतखाबात से अब हुकूमती सतह पर भी और मुख्तलिफ जगह पर भी उनको यूनियन तस्वुर किया जाता है, जबकि ये यूनियन नहीं है। ATJM जो है ये यूनियन है जो सहाफ़ियों के सही तौर पर मसाइल हल कर सकती है। मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो यूनियन है जो सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकती है और उसके लिए आगे आवाज़ भी उठा सकती है। प्रेस क्लब जो है वो एक इदारा है, ठीक है, वो एक यूनियन नहीं है। वहाँ पर जो काम करने वाले जो आने वाले सहाफ़ी हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर बैठते हैं, और उस इंटरटेनमेंट के लिए बैठने के हवाले से जो वहाँ पर आते हैं तो उसके जो है प्रेसिडेंट और दीगर जो इदारे हैं उनकी कितनी ज़रूरत है यहाँ। देखिए यही हमारे सहाफ़ी बरादरी जो है यहाँ पेपर उठा के लोगों की आवाज़ बनते हैं। आप जाते हैं और लोगों के मसले मसाइल हल हो जाते हैं, जबकि उनके मसले बेचारे सहाफ़ी भाइयों के वहीं खड़े हैं, कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता। अगर कहीं इदारे से किसी को निकाल भी दिया जाता है तो दूसरे भाई लोग जो है वो चुप रहते हैं। तो इसके लिए कितने वर्क की जरूरत है। ये आपने बिलाल आपने देखा होगा कि इस चीज़ की कमी है। सहाफ़ियों को एक सपोर्ट की जरूरत है। ये आपस में भी इनकी जो सपोर्ट है, आपस में तामुन ही नहीं है, आपस में गठजोड़ ही नहीं है यार आप लोगों का। इस हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनन माजी में ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब जब ATJM के इलेक्शन हुए तो हमने जो इस हवाले से मंशूर दिया कि हम इस चीज को किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो हमने अभी ये फैसला किया, जब कल हम बैठे हुए थे तो इस वजह से यही फैसला था कि जैसे ही हमारी पहली मीटिंग होगी तो हम फौरी तौर पर जो कमेटी हैं वो तश्कील देंगे। अगर उसमें हेल्थ के हवाले से कमेटी काम कर रही होगी, जो सहाफ़ियों की सेहत के हवाले से महकमा हेल्थ से रब्ता करेगी कि यार हेल्थ कार्ड के हवाले से, उसके साथ साथ जो दीगर टेस्ट होते हैं उसके हवाले से, इलाज के हवाले से हम बात करेंगे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के MS से। और इस हवाले से अगर हमें सेक्रेटरी हेल्थ से भी मिलना पड़ा तो हम उससे भी मुलाकात करेंगे कि मुल्तान की जो सहाफ़ी हैं उनके हवाले से किस तरह वर्किंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा था कल्चरल इवेंट्स के हवाले से, उस हवाले से भी हम कमेटी तश्कील देंगे। जो हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं उसके हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाकर मुशायरा है, उसके अलावा दीगर कंपटीशन है वो करा सके ताकि एक इंटरटेनमेंट का फैक्टर भी हो सके। तीसरा हमारा इरादा था कि स्पोर्ट्स कमेटी एक तश्कील देंगे जो मुख्तलिफ मैचेस का इनेकाद कराएगी, जो इस हवाले से हमारे सहाफ़ी यंगस्टर हैं, उसके अलावा सीनियर जूनियर्स उनको मिला के टीमें बनाई जाए और इस हवाले से एक महीने में एक आधा मैच रखा जाए ताकि जो हमारे दरमियान स्पेस है वो खत्म हो और एक इंटरटेनमेंट का मौका मिले। और इसके साथ साथ जो चौथी हमारी था वो सोशल वेलफेयर के हवाले से थी। उस हवाले से हम सोशल वेलफेयर के महकमे से, उसके साथ साथ हुकूमत पंजाब से कोऑर्डिनेशन करेंगे कि वो इस हवाले से हमें कुछ मदद फराहम करे। फंड्स के हवाले से बात करेंगे ताकि जो हम इस हवाले से अपने जो मुस्तहिक हमारे सहाफ़ी हैं उनको सपोर्ट कर सके। तो जी एक जो ट्रेनिंग के हवाले से आपने पूछा तो उस हवाले से मेरी कल भी बात हुई है हम कुछ दोस्तों से ऑनलाइन जर्नलिज्म के हवाले से, उसके साथ साथ जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है जिस तरह यूट्यूब को एक्टिव किया उस हवाले से हम सोच रहे हैं कि कुछ जो इस फील्ड में कामयाब हो सके उनको बुला सकें, उनको बिठा सके अपने दोस्तों के साथ और उनको मतलब एक किस्म का एक घंटे का लेक्चर उनको दिलवा सके ताकि वो भी इस तरफ रागे हो। एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का होना लाजमी है। और अगर वो एक क्या इदारे आपको अलाउ करते हैं, ये जब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं आप, तो क्या इदारे जहां वो एक सहाफ़ी एक रिपोर्टर काम कर रहा है क्या उसको ये अलाउ करते हैं कि आप दूसरा भी कोई भी इनकम का जरिया बना सकते हैं, चाहे हम आपको सैलरी वक्त पर दें या ना दें या कम करें, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें एक अलमिया रह चुका है कि हमारे जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज हैं वहाँ की पॉलिसीज काफी सख्त हैं, लेकिन जब आप एक मुंतखब यूनियन होती है वो इस हवाले से आवाज उठाती है, वो इस हवाले से अपने थ्रू वर्किंग करेगी, तो वो इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये माहौल बनेगा कि ये एक बड़ा मसला है, ये एक मसला है सहाफ़ी के लिए, एक रिपोर्टर के लिए। अगर वो जॉबलेस हो जाता है किसी इदारे में या खुदा ना खास्ता सेहत के हवाले से वर्क नहीं, क्योंकि आप एक दिन नहीं आते अगले दिन जो है बाय बाय कह दिया जाता है, कंप्रोमाइज नहीं है। जो एक सालों से काम कर रहा है उसके काम को नहीं देखा जाता। बुज़दार साहब आप तो समझते हैं, अहमद बुज़दार साहब आपने बहुत वर्क किया है,
تو یہ ہے میڈیا ہاؤسز کی جتنی پالیسیاں ساختوں تو یہاں کہیں جا کر وہ بیچارہ اپنا وہ خون پسینہ بھی بہا رہا ہے, ورک بھی کر رہا ہے, جان جوکھم میں ڈال رہا ہے. یار جب فیلڈ میں کام کرتے ہیں کہیں دھماکے ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیں وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کتنے صحافی ہمارے, تو ان کو کیا ملا, ذرا اس پہ بات کی جائے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے ملتان لیول پہ تو گروپ انشورنس کے حوالے سے ہم جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بہت جلد اس پہ ہم حکومتی سطح پر رابطے میں ہیں. انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کو جو ہے وہ کر جائیں گے کہ تاکہ ہم جو رسک پہ ہوتے ہیں جو ہمارے صحافی, اگر ان کو کسی قسم کا خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے تو ان کی گروپ انشورنس پہلے سے ہو. اس کے علاوہ جہاں تک میڈیا ہاؤسز کی پالیسی کے حوالے سے بات ہے تو وہ واقعی بہت سخت ہے. اس کے حوالے سے ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں اگر وہ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اپنے طور پر سوشل میڈیا پر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ بین کر دیا جاتا ہے. اگر وہ جائیں گے سوشل میڈیا پر کچھ کریں گے اور ادارے کو پتہ چل جائے تو اس کے اوپر وہ سخت ایکشن لیتے ہیں, اور اس ایکشن میں ان کو ایون کہ اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو یہ جو اس طرح کے جو مسائل ہیں, ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اس حوالے سے آواز بھی بلند کریں گے کہ میڈیا ہاؤسز بھی اس حوالے سے نرمی کرے تاکہ جو صحافی ہیں وہ اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. اس کے علاوہ بھی جو ان کی اپنی پرسنل لائف ہے اس میں جو کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو مختلف ہمارے جو صحافی برادری ہیں ان کے لیے جو میڈیکل الاؤنسز نہیں ہیں ادارے کی سطح پر بھی, اور ویسے بھی ان کو سہولیات بھی کہیں بھی پرووائڈ نہیں کی جاتی. اس حوالے سے بھی ہماری کوشش ہے کہ جو صحافی حضرات ہیں وہ اور ان کی فیملی تمام کو جو ہے وہ میڈیکل الاؤنسز حکومتی سطح پر جاری کیا جائے, اچھے جو ہاسپٹل ہیں وہاں پر, تاکہ وہ خود اور اپنی جو فیملیز ہیں ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ کرا سکیں. بالکل بالکل. اچھا جی احمد گلزار صاحب, آپ سے جانتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں ورک کرتے ہوئے آپ کو صحافت؟ جی میں نے 2002 سے پریس میڈیا سے شروع کیا تھا, اور اس کے بعد 2008 میں جو ہے وہ میں اس طرف چینل کی طرف میں آ گیا تھا الیکٹرانکس میڈیا میں, اور 2008 سے اب تک جو ہے الیکٹرانکس میڈیا سے وابستہ ہوں. تو پریس میڈیا سے الیکٹرانک میں آنا کتنا ایزی لگا یا بہتر لگا, بیسٹ سجیشن تھا, کیا لگا, یا ورک کرنا ایزی لگا, کیا تھا یا مشکل ہے یہاں؟ صحیح بتاؤں تو پرنٹ میڈیا میں تو ہم بالکل لیزی تھے. الیکٹرانکس میڈیا میں آنے کے بعد ایکٹیو ہو گئے, یعنی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم اس کو خالی جانے دیں. کمپٹیشن ہے, اور کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ. جب ہم شروع میں 2008 میں آئے تھے تو اس وقت تو کمپٹیشن بہت ہی زیادہ تھا. تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی اسائنمنٹ سے کال آ جاتی تھی کہ یہ دیکھیں جی فلان جگہ پہ ٹکٹ چل رہا ہے, آپ کدھر ہیں, سوئے ہوئے ہیں. تو وہ اس طرح کی جو بھاگم دوڑ ہوتی تھی وہ اس طرح اتنی تیز ہوتی تھی کہ, اور پہلی خبر ہماری, بڑی خبر ہماری, اس کی خبروں کی جو دوڑ ہے نا, اس میں بعض ٹائم غلط خبریں بھی بہت ساری آ جاتی ہیں جناب. اس سے بات کرتے ہیں ناظرین, کہیں مت جائے کہ ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. صحافی برادری کے مسائل جو کہ آپ لوگ نہیں جانتے, گھر بیٹھے ہیں بیچارہ صحافی جو ہے فیلڈ میں رول رہا ہے, آپ کو کیا پتا کن کن چیزوں کا, کن کن باتوں کا وہ سامنا کر رہا ہوتا ہے. ایک تو اس کو اپنی جاب بچانی ہے, ڈیلی کی اسائنمنٹ کرنی ہے, ڈیلی کی نیوز دینی ہے, اس کے لیے چاہے بارش ہو چاہے زلزلہ ہو, میں کہتی ہوں تو وہاں بھی تو ہمارے صحافی, اور یار پانی میں یاد ہوگا سیلاب میں جب ہمارے صحافی جو ہے گوڑے رپورٹر جو ہے پانی میں کھڑے ہوتے تھے تو میں حیران ہو جاتی, ہکا بکا ہو جاتی تھی, یار یہ رپورٹنگ کس طرح کر رہے ہیں, کچھ بتائیں. یا اینکر تو ہم لوگ آتے ہیں اسٹوڈیو میں شو کیا اور چلے گئے. تو یہ برادری, ہمارے صحافی برادری, رپورٹر برادری کن کن مشکلات کو فیس کرتی ہے رپورٹنگ کے دوران, یہ بتائیں. جی یہ تو فیلڈ میں جا کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. 2010 میں جب فلڈ آیا تھا دریا سندھ میں, تو وہ اس وقت بہت بڑا فلڈ تھا. تو ہماری ٹیمیں اس طرف موو ہوئی تھی, لیا اور دائرہ دین پناہ اور اس سائڈ پہ. تو وہاں پر کئی دن تک ہم وہاں سٹے کرتے رہے, اور پانی کے اندر بھی گھس جاتے تھے. کمپٹیشن ہوتا تھا کہ فلاں ادارے کا جو رپورٹر ہے وہ آدھا پانی کے اندر ہے, آپ مزید اندر جائیں. کیا یہ صحیح تھا؟ کہیں لوگوں کو لگا کہ یار ان کو کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے, ایسے لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے, رپورٹر گھس گیا اندر پانی میں, اینڈ میں صرف چہرہ نظر آ رہا ہوتا تھا. تو یہ کیا تھا بیچارے, وہ چہرہ جب نظر آتا تھا وہ پانی اتنا گہرا نہیں ہوتا تھا, وہ بیٹھ جاتے تھے, بیٹھ کے دکھا دیتے تھے کہ جی دیکھیں بہت زیادہ گہرا پانی. ہاں بالکل. تو وہ اس طرح کی چیزیں دکھانی پڑتی ہیں کیونکہ کمپٹیشن ہے. اب ظاہر ہے کہ ویور بھی دیکھنا چاہ رہا ہے یہ چیزیں. جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اس طرح جو یہاں پہ مسائل ہیں
तो हुकूमती सतह पर भी लोग उस चीज़ को देखना चाहते हैं और वाकई वहाँ पे मसाइल होते थे। ऐसा नहीं है कि वो तो ज़ाहिर है कि हम अपनी सेफ्टी के लिए ऐसी जगह पर खड़े होते थे कि ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। ये भी ज़रूरी है। बात ये है, खुदा न खास्ता किसी आप लोग गए और किसी जो इंसिडेंट को दिखा रहे हो खुद जो है उसका सामना करो, और ऐसा हुआ भी सही। बहुत सारी जगह पर धमाके दिखाने गए और हमारे बेचारे वहाँ दूसरा जब धमाका हुआ तो सहाफ़ी बरादरी जो है, उसके कैमरामैन और सहाफ़ी बरादरी जो रिपोर्टर है वो बेचारे जो है लुकमाजूल बन गए। तो ये भी तो हुआ है। ऐसा है, कई दफ़ा एहतजाजी मुजाहरा हो रहा होता है और जब हम कवरेज पे जाते हैं तो हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, तो एकदम जो है ना हमारे ऊपर मूव करते हैं। जब ऐसे लास्ट टाइम पीडीएम का जलसा हुआ है तो हुकूमती सतह पर और पीडीएम के लोगों के दरमियान खींचातानी थी। घंटा घर चौक पर कवरेज पर हम गए तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से पीडीएम के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए जब निकले, हम कवरेज के लिए गए तो हमारे सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उस पर हमने एहतजाज किया कि यार हमारा क्या यानी कि कसूर है कि जंग हो रही हो तो फिर भी हमारे पास राइट्स हैं कि हम कवरेज कर सकते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं कर सकते कवरेज, हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। तो उस पर फौरी तौर पर फिर जो है वो लोग थे जो हमारे साथी थे उनको छोड़ा गया। तो इस तरह के मसाइल काफ़ी हमें जो है ना दरपेश आते हैं फील्ड में। तो जाहिर है कि वहाँ पर हम ऐसी जगह पे भी जाते हैं जहाँ हम अपनी ईगो को ख़त्म करना पड़ता है ताकि हम अच्छी से अच्छी न्यूज़ जो है वो निकाल सकें। तो ये चीज़ें फील्ड का हिस्सा हैं, ये तो चलती रहेंगी और हम भी इसके साथ ही चलेंगे। बिल्कुल। बिलाल वजन रिड्यूस कर दिया यार, शर्ट भी आप नहीं नजर यार मुझे आ रहे यार, शर्ट भी जो है खुली हो गई है, क्या है यार इतनी भागम दौड़ की है इंतखाब में, असल में मुज़ार साहब साथ बैठे हैं। मेरा पहला इलेक्शन था, उससे पहले मुज़ार साहब तो आ चुके हैं इलेक्शन में, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और ये मौका था कि यार हमने जीतना है। और क्योंकि एक नुमाइंदगी जब कम्युनिटी की होती है तो उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं, तो हमने कहा कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। मुझे जनरल सेक्रेटरी के लिए मुंतखब करने के लिए उम्मीदवार बनाया गया, तो उस हवाले से मुझे वोटों की जरूरत थी, तकरीबन 26 वोटों की जरूरत थी और इस हवाले से वर्किंग हो रही थी कि यार किस तरह 26 वोट हासिल किए जाएं, किस तरह सारे दोस्तों को एतमाद दिलाया जाए। क्योंकि मैं क्यों, सामने वाला उम्मीदवार भी तो है, वो भी तो इतने अरसे से काम कर रहा है, उसको भी तो मुंतखब किया जा सकता है। सारी बरादरी बन जाती है। प्रेस क्लब में रोज मिलते हैं, एक दूसरे से न्यूज शेयर कर रहे होते हैं, बातें शेयर कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से वर्किंग लाजमी थी। मुख्तलिफ हम इस 8 से 10 दिनों में हमने चाय बहुत ज्यादा पी है और मोस्टली हम 3 बजे रात को, 2 बजे, 2:30 बजे और 4 बजे भी हम एक दिन वापस आए रात को, और फिर सुबह हम 7 बजे 8 बजे उठना, उसके बाद 9 बजे ऑफिस ज्वाइन करना, फिर वही रूटीन। तो 2 से 3 घंटों की नींद हो रही थी, खाने पीने का कोई पता नहीं चल रहा था, चाय सिर्फ पी जा रही थी, ये सिलसिला चल रहा था। तो इस वजह से जो वेट, मुझे सारे दोस्त कह रहे हैं काफी तुम ना इस हवाले से सब कह रहे हैं। अभी मुझे सुबह घर से भी कॉल, अम्मी की वो भी कही थी कि बिलाल तुमने खाने पीने की फिक्र छोड़ दी है इलेक्शन के पीछे। मैंने कहा इलेक्शन जीत गए, आप दोबारा रूटीन में वापस आएंगे, लेकिन आप एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है क्योंकि आप मुख्तलिफ जो दोस्त जिन्होंने इत्तेमाद की है, लेकिन उनके हवाले से भी वर्किंग करनी है और इस हवाले से फोकस हो रहा था। अभी बात हो रही थी उसकी जो साफी जिन मसाइल में, जिन हालात में काम करते हैं, तो वो यकीन मुश्किल है। मुझे याद है कि उस दिन नवाशहर चौक पे आग लगी और हम उस वक्त शदीद गर्मी थी और ऊपर से आग की तपिश थी और हम आग के पास एक छत पर मौजूद थे, मुजैद सुल्तानी मेरे साथ थे और हम मुसलसल, और मेरे 1 घंटे का मुसलसल भी पर हुआ, लाइव भी पर। देखिए 12 बजे का बुलेटिन शुरू हुआ, 12:05 से लेकर 12:55 तक वर्कशॉप में थी, आई थिंक लगी। हाँ, वर्कशॉप में थे, टायर और दूसरे इक्विपमेंट भी थे जहाँ वो जले, और हम मुसलसल लाइव में थे। अच्छा, अब लोग शायद समझते हैं, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि यार ये साफी बढ़ा चढ़ा के खबर पेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम वो सिचुएशन दिखा रहे होते हैं, जब वो हम सिचुएशन अपने अल्फाज में बता रहे होते हैं और हमारा कैमरामैन वो मुनाज़िर दिखा रहा होता है, तो जो अदारे नाहली बरत रहे होते हैं, जो अदारे, जो अफसरान सुकून से अपने दफातर में बैठे होते हैं, तो वो देखने के बाद उनकी दौड़ें लग जाती हैं, उनकी स्पीडें लग जाती हैं, वो फौरी मौके पे पहुंचते हैं। अच्छा, एक और बात, दुश्मन जो बनते हैं यार, इसमें बनते हैं जब आप वो चीजें आईना दिखा देते हो ना उठा के किसी को, यार ये इसकी नाअहली है, इस इदारे की नाअहली है, ठीक है ना, तो ये बहुत कम लोगों को पच रहा होता है। तो ये कई बार ऐसा हो चुका है। मुझे याद है कि MS निष्ठा हॉस्पिटल के थे, तो हमने उनके खिलाफ, उन पे एंटी करप्शन के मुकदमा आते, तो उन्होंने मेरा दाखिला बंद कर दिया। उन्होंने कहा इस मेरे हॉस्पिटल में नहीं आ सकती। तो मैंने कहा ये आपके वालिद साहब की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे तो हर किसी ने आना है। तो इस तरह के रवैयों का सामना करना पड़ता है। जब भी आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ, कभी आप पॉलिटिशियन के खिलाफ, जब भी आप कोई इस तरह की न्यूज, उनकी असलियत या उनकी जो करप्शन होती है वो
वो जब दिखाते हैं तो एक प्रेशर डेवलप होता है। और जो हमारे क्राइम के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो ज्यादा फेस करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर्स को भी फेस करना पड़ता है, और जो उसके अलावा सरकारी इदारों को डील कर रहे होते हैं वहां से भी किसी न किसी सूरत ये सारे दबाव का सामना करना पड़ता है। दबाव का है सामना, और कभी धमकियां मिल रही होती हैं। यार बताओ तो सही, कैसे कैसे लोग जो है किस तरह की धमकियां डरा रहे थे, तुम फिर देख लेना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और वाकई बहुत सारे लोग जो है इनके अताब का निशाना भी बन जाते हैं, गायब कर दिया जाता है। यार कितने मसाइल होते हैं, हकीकत दिखाना कितना मुश्किल हो जाता है। हकीकत हमारा माशरा है उसमें सच बताना यकीनन मुश्किल है। हाँ। क्योंकि हम बातें करते हैं कि हमारा माशरा काफी बेहतर है, लेकिन हमारे माशरे में आजादी राय ये भी हम नहीं कहते कि बिल्कुल आजादी राय, तो ज्यादा कोशिश की जाती है सच से सच दिखाया जाए की इजाजत भी नहीं है। हम मोस्टली अगर हम बात करें तो एक कंफ्यूज हमारा माशरा है कि जब हम किसी को उसकी हकीकत दिखाते हैं तो वो उसको मानता नहीं है। अगर वो मान भी ले कि आप मुझसे गलती हुई है तो लोग माफ कर देते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। उस ना मानने की वजह से ज्यादा मसाइल आते हैं। पूरे माशरे का यही इशू है, और जब हमारी कम्युनिटी इसको एक्सपोज करती है, दिखाती है, तो इस हवाले से उनको मसाइल का निशाना बनना पड़ता है। एक और जो हमारा उम्मीद है हम फोकस करेंगे वो ये है कि हम मुख्तलिफ जो मीडिया कवरेज को बेहतर बनाने के लिए हम इस हवाले से सेमिनार्स का इनेकाद करेंगे। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो उस वक्त भी हमें पढ़ाया गया था कि ये थ्योरी है, जिस तरह प्रोपेगेंडा के हवाले से था। क्योंकि हम पे मोस्टली सहाफियों पे ये ब्लेम आता है कि ये प्रोपेगेट कर रहे होते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, न्यूज को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे होते हैं। उस हवाले से हमारा फोकस है कि हम दोस्तों को एक सेमिनार का एहतमाम कराएं, उन चीजों के हवाले से भी उजागर करें कि किस न्यूज को किस तरह से हमने प्रेजेंट करना है, किस तरह से बात करनी है, और जो पब्लिक के इश्यूज हैं उनको हमने किस हद तक उजागर करना है। हुकूमत से भी हम करेंगे कि जो इस हवाले से, क्योंकि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो बदकिस्मती से हमारे सहाफियों के मसाइल में इजाफा हुआ है। तो एक हुकूमत है, इस वक्त हुक्मरान है, वो हम जब बात तनकीद भी हम मोस्टली करते हैं जब उनकी पॉलिसियों, वो पब्लिक के हवाले से तनकीद होती है, महंगाई के हवाले से तनकीद होती है, लेकिन एक कम्युनिटी के नुमाइंदे की हैसियत से उनसे भी मुतालबा करेंगे कि हमारी कम्युनिटी के हवाले से जो पाबंदी हैं, जो मसाइल हैं, उनके हवाले से कुछ ख्याल किया जाए, कुछ फोकस किया जाए। क्योंकि यही हुकूमत के पास एक टूल है कि उनके जो काम है, उनके जो तरजीहात हैं, उनका जो मंशूर है वो मीडिया ही दिखा सकता है। वो मसाजिद में ऐलानात करा के नहीं बता सकते, वो हर जगह जलसे करके नहीं बता सकते। इसी मीडिया के थ्रू ही वो अपने मंशूर को, अपने इकदामात को अपनी आवाम के सामने पेश करते हैं, और फिर उसी मीडिया के जरिए ये सारा कुछ बता के वोट लेते हैं। उनके पास कोई और टूल नहीं है कि वो स्पीकर पे ऐलान करते फिरें और सबको कन्विंस कर सके। एक मीडिया होता है जो उनके अखबारात में, टीवी में तकारीर दिखाता है, और उसके बाद। अच्छा, यहाँ एक बात बिलाल बहुत ज्यादा है मीडिया पर्सन के हवाले से की जाती है। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कि उस ग्रुप को मैं कहती हूँ बदनाम करते हैं। तो इस फील्ड में भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं। अहमद साहब आप मानते हैं कुछ काली भेड़ियां जिसको कहते हैं, वो जिसको हम लिफाफा, माजरत के साथ मैं खुद एक एंकर हूं और मुझे लगता है कि शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, तो लिफाफा सहाफी जो आजकल बहुत इन हुआ नजर आता है, तो ये क्यों है? इसकी मेन वजह जो है वो ये है कि इदारे जो हैं वो अकोमोडेट नहीं करते अपने लोगों को। जब आप उसको अच्छी सैलरी नहीं देंगे तो वो लोग क्या करेंगे। फिर इस तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इदारों को इन्वेस्टर के तौर पर ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने, यानी कि वो कहते हैं जी हम आपको इतना पे करेंगे और आप जो है ना हमें अपना इदारा दें और हम आगे से जो है आपको उसमें बिजनेस देंगे। तो बिजनेस के नाम पर भी लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और उससे इस तरह के मामलात हैं। हमारा शुक्र है कि एटीजीएम में हमने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी शामिल नहीं होने दिया। हमारी एटीजीएम में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो इस तरह के मामले में इन्वॉल्व हो या वो इस तरह के किसी इदारे के बंदे से उसका कोई ताल्लुक हो। तो हमने अपनी जमात को इससे बिल्कुल दूर रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह
कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई ब्लेम लगा सके कि ये लिफाफा सहाफ़ी है या इस तरह के उसके मसाइल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दावे के साथ मैं इस स्क्रीन पे बैठे हुए बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जहाँ तक है कि हमारी हुकूमतों ने मुख्तलिफ जगह पर वेज बोर्ड के हवाले से जो है वो ऐलानात किए और वो कई सालों से ऐलानात का सिलसिला जारी है जिस पर अभी तक अमल नहीं हो रहा। 2002 से लेकर अब तक मुसलसल जब से मैंने सहाफ़त शुरू की है वेज बोर्ड आ रहा है जी, और उससे जो है सहाफ़ियों के काफ़ी मसाइल हल होंगे और वेज बोर्ड के तहत कैटेगरी करके तमाम को अकोमोडेट किया जाएगा। अगर आ जाता तो इससे क्या फायदा होता वेज बोर्ड के हवाले से बात भी करेंगे। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मज़ा फिर। और देख रहे हैं आपके सामने सहाफ़ी बरादरी को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पड़ता है। जब हम इस फील्ड की बात करते हैं तो हमें लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी बात नहीं है। उसका भी ख़ानदान है, उसका भी एक घर है, रोजी रोटी है और साथ साथ ये चीज़ें लेकर चलनी है। जहाँ असाइनमेंट है, यहाँ रिपोर्टिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठी लेकर चलनी होती हैं। तो बात यही है कि लगता है कि यार एक रिपोर्टर जो है या एक सहाफ़ी बड़ा मजबूत है, एक जगह पर स्टैंड कर रहा है। जैसे हुकूमत की बात की जा रही थी और बोर्ड की बात, कितना ज़रूरी है अगर ये बना दिया जाए वेज बोर्ड के, से क्या फ़ायदा होगा? जी, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो सहाफ़ी है वो अपनी आवाज़ सही तरीके से बुलंद नहीं कर पाता। जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उसको तो हाईलाइट कर लेता है, जब उसका अपना मसला आता है तो उस अपने मसले पे वो उसको बात आगे नहीं पहुंचा सकता। और इवन के आपस में भी एक दूसरे की हम हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? हमारे यूनियन क्यों इतनी कमज़ोर है, ये मुझे बताएं। इसका रीज़न क्या है? यूनियन बनाई हमने, वो यूनियन कहाँ है? हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम आपस में आवाज़ उठा सकते हैं लेकिन हम एक दूसरे की हेल्प मीडिया के तौर पर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि वैसे हम अपने तौर पे आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, लोकल सतह पर चलती रहेंगी चीज़ें, लेकिन हाईलाइट नहीं होगी, आला सतह पर नहीं पता चलेगा आला हुकाम को कि इनके मसाइल क्या हैं। तो वो हम अपने सोशल मीडिया पर जब हम जाके उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं तो इदारों की जानिब से फिर रुकावट आ जाती है कि जी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर आप खुद को जो है पेश नहीं कर सकते कोई चीज़ भी। तो उस किस्म के प्रॉब्लम जो है ना वो हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इस हवाले से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये तमाम मसाइल जो हैं वो हमारे हल हों और हम सही तरीके से जो है अपने जो मामलात हैं उनको सीधा कर सकें। ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ टीवी जर्नलिस्ट के इलेक्शन हुए और इसमें आपने यकीनन आप सदर बने। आप ये बताएं, क्या सोचा था वाकई कि जो है मैं विन कर जाऊंगा या मुझे इतनी सपोर्ट मिल जाएगी? कुछ ही सवाल, क्योंकि वोट थोड़े थे और इसमें जीतना बड़ा मुश्किल काम था, तो कैसे लगा? जी बिल्कुल, बहुत ही यानी कि हार्ड किस्म का जो है ना इलेक्शन था, क्योंकि बहुत कम वोट थे, गिने चुने वोट थे और इसमें तमाम वो लोग थे जो टीवी जर्नलिस्ट थे जो खास करीम थी और उनसे वोट मांगना बड़ा मुश्किल काम है। वो लोग जिनके सारे दिन में पब्लिक डीलिंग है, हर वक्त उन्होंने लोगों से मिलना है, तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से हमें पहचान लेते हैं कि भाई आप किस तरह की बात कर रहे हैं और हमें भी उनका पता चल जाता था। तो जिस वक्त 50 वोट कुल थे, 50 वोटों में जिस वक्त हम इलेक्शन कमेटी के पास गए तो उन्होंने हमसे बाकायदा तौर पर साइन लिए कि अगर बिल फर्ज वोट बराबर आ जाते हैं तो उसमें क्या फैसला किया जाएगा। तो उसका फैसला हुआ कि जी टास्क पे फैसला होगा और जो पहले विन करेगा टास्क में तो उसको पहला साल दिया जाएगा और जो दूसरे साल जो रह जाएगा उसको दूसरा साल दिया जाएगा। इसी तरह हमारे पैनल के जो थे नायब सदर पे जाम बाबर और दूसरी तरफ से थे हामिद चौधरी, तो उनका टाई हो गया, दोनों के 25-25 वोट निकले। तो उस पर भी हमने फिर टास्क पे वो किया तो हामिद चौधरी साहब पहले साल आ गए और जाम बाबर जो है दूसरे साल आ गए। तो उस इलेक्शन कमेटी ने जिस वक्त ऐलान किया तो उस वक्त भी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। तो जाहिर है कि काफ़ी जब नायब सदर का रिजल्ट आया दोनों टाई थे तो वो अपना भी लगना शुरू हो गया कि शायद हम भी टाई हैं। तो पैनल टू पैनल चल रहे होते तमाम लोग, तो उस वजह से एक खास दिल में कैफियत आई कि बहुत शिद्दत के साथ मुकाबला हो रहा है। तो जिस वक्त हमने 2 वोटों का ही फर्क था, 2 वोटों का सिर्फ फर्क था और उस वक्त 26 वोट मेरे थे और मद्दे मुकाबले जो वो 24 वोट लिए। और जिस वक्त ऐलान हुआ तो उस वक्त भी इलेक्शन कमेटी के जो अरकान थे
वो ये बता रहे थे कि दोनों के वोट बराबर बराबर निकल रहे थे और आखिरी वोट पे जाके फैसला हुआ और उस पर जो है ना प्रेसिडेंट के जो है वो मेरा उन्होंने बताया कि ये जीत गया। तो कश्मकश जो थी वो बहुत थी, इनके एक ये रात कैफियत जो थी वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। अगले दिन इलेक्शन था और कैसे गुजरी आपकी? माशाल्लाह इतना वर्क भी किया, इतने लोगों को, जो 50 लोग हैं वो भी करीम हो आप कहें सहाफियों के, और उनको जो है राजी करना या उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल काम था। बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल काम है। यानी चाय का कप तो काफी नहीं है बातों से कन्विंस करना फिर बड़ा मुश्किल काम है। उनको बताना चीजें वगैरह, फिर एट द स्पॉट फिर दोबारा खड़े होकर उनकी मिन्नतें करना, यार काइंडली कोई फलां चीज सोच लो जो हमने आपकी हेल्प की थी, वो बात वो याद कर लो जब हम इकट्ठे थे। वो अपने सफर की बातें भी उनको याद कराते थे, अपने इदारों की भी, साबका इदारे में हम इकट्ठे थे, लेकिन वो सब चीजें जो है ना बेसूद गई। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम समझते हैं कि ये 26 वोट नहीं है, हमें 50 वोट मिले। अब हमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं लगता कि जो इवन के मेरे मद्दे मुकाबिल भी है ना, तो वो भी नहीं लगे कि उन्होंने वोट नहीं दिया। अब तो लगता है कि उन्होंने भी हमें वोट दिया। सही। अच्छा, पहले इतना टफ हुआ करता था, आप तो इलेक्शंस में पीछे भी आपने हिस्सा लिया, तो अब यार ये मुकाबला ज्यादा टफ हो गया है? जी बिल्कुल है, बहुत टफ। अब क्योंकि ज्यादा जितनी कम तादाद होगी उतना ज्यादा सख्त मुकाबला होगा। अब आप 12 अफराद हमारे पैनल के थे, 12 उनके थे, तो 12-12 तो आप डिवाइड कर लेना पहले से। उसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं 26 लोग, उनसे आप वोट मांग रहे हैं कि यार काइंडली, और उनकी एफिलिएशन भी हर किसी की एक दूसरे से बहुत जाता है, तो इदारों की भी इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ उसमें शामिल है, तो उनसे वोट मांगना बहुत बहुत मुश्किल था। ठीक है बिलाल, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और पहला एक्सपीरियंस लड़के, और अपना वजन जो है कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, देख रहे हैं एक्सपीरियंस काफी शानदार था। मुझे बिहेवियर के हवाले से काफी इंजॉय मैंने किया। जब मोस्टली मैं जाता था मुख्तलिफ दफातर में वोट मांगने के लिए, तो जनरल सेक्रेटरी के लिए आप उम्मीदवार हैं, मतलब इंकरेज भी करते थे कि चाहे आप यंगस्टर हैं, लेकिन वोट के हवाले से ना लगता नहीं था कि ये मुझे वोट देंगे। इसमें जो हमारे यंग रिपोर्टर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया, उन्होंने इस हवाले से मुकम्मल हमायत की, सपोर्ट की। और जिस दिन इलेक्शन था, इलेक्शन वाले दिन हमने प्रेस क्लब सर पे उठा रखा था, और मुसलसल हमारे जो जितने वो हैदर ने हमारे प्रोड्यूसर ने बड़ा सपोर्ट किया यार। वो जो डांस था, वो लुड्डी डाली, मुझे याद है, मैं सोशल मीडिया पे बैठी देख रही थी, तो मुझे नहीं पता था हैदर इतनी अच्छी लुड्डी भी डाल देते। हैदर था, उसके अलावा अमजद था, गोहर था, उसके अली रियाज था, वहाँ से माजन थे, सारे ये लोग थे, और खूब इस हवाले से हमने एंजॉय किया। और हमारा जो कैंप लगा हुआ था, उस साइड में मुसलसल एंजॉयमेंट थी, मुसलसल नारेबाजी थी, वहाँ दूसरी साइड पे खामोशी थी। लेकिन जिस तरह इन्होंने बात की कि जब काउंटिंग का अमल शुरू हुआ, उस वक्त दिल की धड़कनें तेज होना शुरू हो गई कि यार कुछ भी हो सकता है। मुझे ये था कि हमने इतना शोर डाला हुआ है, अगर इलेक्शन के नतीजे चेंज हो गए और वहां से बिल्कुल सुकून से वो लोग बैठे और हम लोगों ने रोला डाला हुआ है, हमने शोर डाला हुआ है, नारे लग रहे हैं, और मोस्टली हम लगा रहे थे सहाफत के हवाले से जो स्लोगन थे वो लगा रहे थे हम। तो हमने कहा कि खुदा ने खास्ता रिजल्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पे लगाते हैं ना यार, मिल के लगाते हैं। क्या नारे लगाए थे तुम लोग? मतलब कि हम मोस्टली था कि हम एक नारा था कि नारे सहाफत जी सहाफत के नाम से वो हम स्लोगन लगा रहे थे, और उसके अलावा फिर हम प्रोग्रेसिव ग्रुप जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे थे। तो जब काउंटिंग हुई और वहां से ऊपर से हम इंतजार कर रहे थे कि जब दरवाजा खुले और बंदा आके बताए कि ये, तो एक बंदा भागता भागता ऊपर से आया, उसने कहा कि जाम बाबर और हामिद चौधरी को बुलाया जा रहा है। हमने कहा कि ये दोनों हो गए टाई। अब ना पहले हम सोच रहे थे कि यार हमारे पैनल कितने वोट हैं तो हम आसानी से निकालेंगे। उस वक्त है कि यार ये टाई हो गए तो कोई भी टाई हो सकता है, ये हार भी सकता है। अब ना उस वक्त एक किस्म की सिचुएशन थी कि कुछ भी हो सकता है। तो वो सारे दोस्तों को हमने कहा हम ऊपर वाली जो बलाई बिल्डिंग है वहां पे चलते हैं। सेकंड फ्लोर में आ गया, वहां पे अब इंतजार करते हैं अब टॉस कौन जीतता है और इलेक्शन कमेटी रिजल्ट कैसे अनाउंस करती है। तो 5-10 मिनट के बाद वो जाम बाबर बाहर निकले, उसने कहा कि मेरा टाई हो गया, बाकी सारे जीत गए हैं। जब उसने ये कहा उसके बाद मतलब कि हम सारे खूब सेलिब्रेट किया, दोस्त आ गया। बिल्कुल, यानी रूही ग्रुप की सबसे बड़ी ये कामयाबी है, और ग्रुप के ज्यादातर अफराद जो है बिल्कुल ग्रुप जीते और उनको कामयाबी हासिल हुई। तो आप सबको एक मतलब फिर मुबारक। लिशबा हमारी उसने सपोर्ट किया था, वो शामिल हुई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन पहली मरतबा लिशबा ने किया यार। फिर दोबारा 2 साल बाद फिर होंगे इलेक्शन और फिर हम आप सबको फिर सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, होते रहता है, हार जीत तो चलते, लेकिन ग्रुप हमारा ज्यादातर जो है जीत गया।
تو یہ بھی بہت یہ یار گروپ میں کوئی بھی جیت جائے تو یہ بھی خوشی. 2 سیٹوں کے علاوہ باقی تو سیٹیں ساری 10 سیٹیں ٹوٹل تھیں, اور 10 سیٹیں ٹوٹل تھیں, 12 تھی یار, 2 چھوڑ کے 10 جیت گئے. تو یہ اتنی بڑی کامیابی, اور کیا چاہیے یار آپ لوگوں کو. تو سب کی جو ہے بالکل اچھا لگا. اور آپ کو میں تو کل سے کہہ رہی تھی یار بلا لو حیدر ان سب کو, تو ان کو مبارکباد بھی دے دیں. اور تم نے تو خوب رولا بھی ڈالا تھا, جھمرے بھی ڈالی تھی, تو میرا بھی دل کہہ رہا تھا آپ کو بہت بہت دونوں کو مبارک ہو. اتنا کچھ برداشت بھی کیا اور اتنی محنت بھی کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب کیا. بہت بہت شکریہ بلال نیازی, آپ کا بہت بہت. احمد وزار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے گفتگو کر کے, آپ لوگوں کے مسائل جان کر. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.